यस, ऐसे बढ़ाना है, बंद ही करवाते हैं। यस, करवाते हैं, टेम्परेचर वाला दे। क्वेश्चन लिख कर्सी का जब क्वेश्चन आए तब लिख सकते हो, हर जगह लिख। अरे भाई सारी बंद कर दे यार। ठीक है। देखो अच्छा, हाँ जी। रिव्यू आप में से किसी स्टूडेंट ने लिखा सब्जेक्टिव कॉपी में मार्किंग से संतुष्ट नहीं है और आपके ऑब्जेक्टिव रिजल्ट से हम खुश नहीं हैं। रिजल्ट हमें भी 100% चाहिए ना आपका। भाई हम पढ़ा रहे हैं तो इसका मीनिंग हमारा भी ये है। तो सब्जेक्टिव के रिजल्ट देखो, सब्जेक्टिव एग्जाम की कमियां हैं ये रिजल्ट की कमियां नहीं होती, क्योंकि जो ह्यूमन नेचर होता है उस पर डिपेंड करता है सब्जेक्टिव रिजल्ट। शायद मैं आपके बैच में ही बता रहा था कल परसों, नहीं बता रहा था क्या? अच्छा, तो ये जो सेम बात बोली यही बोली थी मैंने। भाई पूरी बात ये थी, ऑब्जेक्टिव जो पैटर्न यानी जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न होता है वो क्या होता है, या तो सही होता है या गलत होता है। और सब्जेक्टिव के अंदर आपका आंसर कभी कंप्लीट गलत नहीं होता और कभी कंप्लीट सही नहीं होता। मीनिंग उसके अंदर 100 में से 100 मार्क्स भी नहीं दिए जाते
अब चेक करने वाले पे होता है, जैसे आपने आंसर को स्टार्टिंग में गलत स्टार्ट किया, बीच में जाते जाते आपने ठीक किया, फिर लास्ट में आपने वापस गलत लिख दिया, तो 5 में से 1 नंबर दे देगा। लेकिन कई बार आपको लगता है मैंने ये बीच में 3 लाइनें ठीक लिखी, तो उसने आपका कॉपी चेक करने वाले का दिमाग की स्टार्टिंग में खराब कर दिया आपने। तो स्टार्टिंग आपने गलत गलत से स्टार्ट की। बाकी दूसरा कैंडिडेट है, उसने क्या है, स्टार्टिंग में 3 लाइनें बढ़िया लिखी हैं। तो स्टार्टिंग में क्या है कि एग्जामिनर थोड़ा पॉजिटिव होता है उसके लिए कि अच्छा लिखा होगा, लेकिन उसका आंसर आगे जाके बिगड़ा है। तो उसको स्टार्टिंग के आंसर को देखते हुए कई बार क्या होता है, थोड़ा पॉजिटिव आंसर होता है तो उसको 2 नंबर दे दिए। फिर आप कहते हो मैंने ये सेम बातें मैंने आगे लिख रखी है, मेरे को 1 नंबर दिया और इसको कितने नंबर है, 2 नंबर। तो इसका मीनिंग ये ह्यूमन नेचर होता है, और हर एग्जामिनर का ये अलग अलग होता है। इस बार के RS टॉपर्स की कॉपियां देख लो, तो इसका मीनिंग आपकी कॉपियां जो यहाँ चेक हो रही हैं सेम आगे RPSC में भी ऐसे ही चेक होंगे। तो ये असंतुष्टि आपको वहां पे भी रहेगी, फाइनल जब रिजल्ट आएगा आपका तब भी रहेगी कि नहीं मैंने इस सब्जेक्ट में इतने सोच ही नहीं रखे थे। और कईयों में एग्जामिनर इतना लिबरल होता है कि जिसमें आप ये सोच के चलते हो इसमें तो 90 आ जाए तो बढ़िया है, पता चले 105 आ गए, तो फिर बाद में खुद को विश्वास नहीं होता, और खुद भी कहते हो कई बार कि जिस सब्जेक्ट में मैंने सोच रखा था उसमें नहीं आए, और जिसमें नहीं सोच रखा था उसमें नंबर आ गए। तो इसका मीनिंग है इसमें कई बार अपने को फायदा होता है, कई बार नुकसान होता है। तो यह तो मेरे हिसाब से शिकायत का मुद्दा ही नहीं होना चाहिए सब्जेक्टिव वाला, कि सब्जेक्टिव में जो कॉपियां ठीक से चेक नहीं होती, आंसर ठीक से चेक नहीं होते। क्योंकि आपका बैच कितना टाइम हो गया, 4 महीने स्टार्ट हुए हैं क्या? और सब्जेक्टिव पेपर कितने हो गए आपके, डिस्क्रिप्टिव पेपर कितने हो गए, 5-6 पेपर हो गए। तो लगभग आपको धीरे धीरे अब अनुभव हो गया है, और आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर भी लिखे होंगे, चेक भी करवाते हैं। तो लगभग अब आपको ये आइडिया हो गया कि हमें आंसर कैसा लिखना है। यानी स्टार्टिंग में जब स्टूडेंट स्टूडेंट लिखना स्टार्ट करते हैं तो लगभग महीने भर ये समस्या आती है कि भाई किस तरीके से लिखें, कहाँ सुधार करना है, स्टार्टिंग कैसे करें, आंसर को क्लोज कैसे करें, लास्ट में बंद कैसे करें, यानी कंप्लीट कैसे करें उसको। तो ये स्टार्टिंग में समस्याएं आती। तो अब ये समस्याएं मेरे हिसाब से एक लंबे टाइम के बाद नहीं आनी चाहिए। हम क्या कर रहे हो? बताओ क्या चीज। मैं तो करवाता हूँ आपको साफ साफ, जहां लिखवाता हूँ वहां जो भी क्वेश्चन बनता है मैं कहता हूँ 50 वर्ड में लिख दो, या 15th वर्ड में लिख दो, या 100 वर्ड में लिख दो। मैंने तो कई जगह ये मेरी कॉपी उठा के देखो, इतनी कॉपी में कहीं मिल जाए। और जहां पे आपको फॉर्मेट नहीं पता होता वहां पे स्टार्टिंग करना भी बताता हूँ कि इसकी शुरुआत यहाँ से किया करो। मिनरल्स वाले में बताया है, जहां जहां जरूरत होती है वहां बताता हूँ। बाकी सीधा डायरेक्ट फैक्चुअली आंसर होता है, जहां नहीं बताता इसका मीनिंग एज इट इज वहां उतना का उतना ही लिखना है। जैसे ड्यून्स आए थे तो ड्यून्स में लिखना बताया था, मैंने कहा ड्यून्स में मैटर ज्यादा होगा, और अगर ये 50 में पूछ लिया तब समस्या होगी। तब सिर्फ इनके डायग्राम बनाने हैं, कैसे बने और कहाँ अधिक पाए जाते हैं ये लिखना है। किसका? डेजर्ट को क्लासिफाइड करना था, ठीक है। क्वेश्चन की प्रॉपर लैंग्वेज क्या थी वो बताओ। एक तो देखो मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश की व्याख्या करो। तो भौतिक प्रदेश की व्याख्या तो जनरली उसको डिवाइड करके, और उनमें जो जो जैसे एरिड और सेमी एरिड पार्ट है वो बता दो। फिर एरिड के जो 2 पार्ट हैं कि विदाउट सैंड ड्यून एरिया, क्योंकि यहाँ हमादा पाया जाता है। फिर विद सैंड ड्यून एरिया कि बालू का टीले, यहाँ मिट्टी के जमा होने से रेत के टीले बनते हैं फॉर एग्जाम्पल। फिर ड्यून्स के कुछ नाम लिख दीजिए, ड्यून्स को डिफाइन नहीं करना है। उसके बाद में आपको सेमेरी डेजर्ट स्टार्ट करना है। फिर सेमेरी डेजर्ट के 4 पार्ट करके उनके बारे में 2-2 लाइनें लिख दीजिए, इतने में 100 वर्ड्स हो जाएगा। लास्ट में अगर 2-3 लाइनें गलती से बचती भी हैं, उनमें सॉइल लिख दो, वेजिटेशन लिख दो, एग्रीकल्चर या क्रॉप्स लिख दो, और मिनरल्स लिख दो। यानी मरुस्थल के अदर ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो, अन्य भौगोलिक विशेषताएं। तो यानी अन्य भौगोलिक विशेषताएं जो अलग अलग चैप्टर में आपको करवाई गई हैं, कि भाई डेजर्ट में मिट्टी कौन सी बताई गई है, डेजर्ट में क्रॉप्स अपन कौन सी पढ़ते हैं जनरली, या फिर उस एरिया में मुख्यतः खनिज कौन से पाए जाते हैं। वेजिटेशन का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, वहाँ वनस्पति कौन सी पाई जाती है। उस एरिया में मुख्यतः रिवर्स और लेक्स कौन सी पाई जाते हैं। यानी आप जिस टॉपिक के बारे में कम आए वहाँ पूरी ज्योग्राफी निकाल के लिखा करो उसमें, कि नदियों में से वहाँ क्या लिख सकते हो, वनस्पति में से क्या लिख सकते हो, मिनरल्स में से उस एरिया में क्या लिख सकते हो, सोइल में से उस पार्ट में क्या लिख सकते हो।
तो वाइल्ड लाइफ को लेकर उस एरिया में आप क्या लिख सकते हो? तो इसका मीनिंग पूरी ज्योग्राफी के ऊपर सोचना स्टार्ट कर दिया करो। जब आंसर नहीं आ रहा तो सब डायमेंशन के ऊपर लिख दिया करो, मिक्स लिख दिया करो। भले ही 10 में से अपने 8 या 9 नहीं है, लेकिन 10 में से 5 नंबर आ जाएंगे। और अपने को इतने ही चाहिए भाई, दूसरों से पिछड़े नहीं अपन। तो जिसने बहुत बढ़िया लिखा होगा उसको भी यही मिलेंगे 6 या 7, और आपने थोड़ा मिक्स करके लिख दिया 5 नंबर आपको भी मिलेंगे। ये तरीका है लिखने का। तो कंटिन्यूस प्रैक्टिस करो। ऊपर आपको बताते भी हैं भी कॉपी में क्या कमी है, किस तरीके से लिखना। डायग्राम नहीं बनाते हो तो भी बताते हैं कि भले ही छोटा बनाओ लेकिन साइड में एक छोटा सा डायग्राम बनाओ। ये सारी चीजें बताई जाती हैं, क्योंकि जो भी कॉपी चेक करते हैं वो पहले जो टीचर्स होते हैं, सब्जेक्ट टीचर्स, उनके साथ डिस्कस होता है उनका। तो ऐसा नहीं है कि हमने हर किसी को यूं बैठा दिया हो। जिसके पास अनुभव है, जिसने आरएस मेंस कम से कम 2 बार लिखे हैं, और जिसको ये अनुभव है कि वो फेल क्यों हुआ है या वो इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट जो बैठे हैं वो सारे वेल ट्रेड। तो इसका मीनिंग ये नहीं कहा जा सकता वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, लेकिन वो इतने एक्सपर्ट हैं कि वो आपकी कॉपी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। और उनको बताया हुआ है कि कहाँ कोई कमी छोड़े तो उसको क्या बताना है। हालांकि फिर भी कईयों को संतुष्टि नहीं मिलती कि नहीं नहीं वो सर रेस्पॉन्स अच्छे से नहीं देते। तो रेस्पॉन्स तो देखो, जब आप उनकी जगह बैठोगे और 50 कैंडिडेट उनके पास एक साथ जाएंगे तो रेस्पॉन्स आपका भी वैसा ही आएगा। तो ये ह्यूमन नेचर होता है कि कई बार वो भी प्रेशर में होते हैं, उनकी भी अपनी एक निजी लाइफ होती है, वो कई बार प्रोफेशनल लाइफ में घुस आती। मीनिंग है आदमी, हर आदमी हो सकता है थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो। कई बार हो सकता है उसी चपेट में आप आ गए हो, भाई आप कॉपी चेक करने गए और उसने काट दिया हो कि क्या लिखा है, बकवास लिखा है। तो इसका मीनिंग ये है कि उस बात का अपने को बुरा नहीं मानना है। तो उस बात का अपने को क्रेडिट लिख के लेके आना है कि आज मैंने घटिया लिखा है, कल इससे बढ़िया लिख के जाऊंगा। तो वही कैंडिडेट ये कहेगा मैंने एक आंसर काटा था आपका, उसको पूरा याद रहता है। तो जैसे मैं आज किसी स्टूडेंट को डांटता हूँ, मेरे को याद रहता है इसको डांटा। अब उसी स्टूडेंट को मैं हमेशा देखूंगा वो ठीक रहता है, अच्छा आंसर देता है, तो एक दिन मेरे को रियलाइज होगा कि उस दिन मेरे से गलती हो गई थी। भले ही मैं कहूँ या नहीं कहूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे इस चीज का एहसास रहेगा। चलें अब मानव व्यवहार को तो देखो, अब जीवन पूरा गुजर जाएगा मानव व्यवहार को जानने के लिए। तो बाकी शिकायतें आपके हैं। नवीन जी वाली में तो 9 9 लगा रखा है। चलो खैर जो भी है। होना भी चाहिए, एक फिल्म में एक विलेन का होना जरूरी है। तो स्प्रिंग बोर्ड में नवीन जी का होना जरूरी है। तो लास्ट में कहाँ कंप्लीट हुआ था अपना? अच्छा, कुछ फसलों के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे कल। जायद वाली मैंने बता दी थी आपको। रबी के कुछ एग्जाम्पल स्टार्ट किए थे अपन ने कि रबी में 2 प्रमुख अनाज हैं, एक तो गेहूं और एक जौ। रबी में अनाज के नाम पे सिर्फ ये 2 ही हैं। अब इसके अलावा जितने भी अनाज आपको याद आते हैं, जैसे मक्का है, बाजरा है, जवार है, रागी है, चावल है, जितने भी अनाज आपको याद आते हैं खाने वाली फसलें, वो सब आपकी रबी सॉरी खरीफ में है। रबी में सिर्फ 2 ही अनाज आते हैं, एक तो गेहूं और एक एक जो आता है। तो इसमें वीट एंड बार्ले में, यस। चावल वो ना के बराबर होता है। वैसे चावल तीनों सीजन में होता है, जो अपन अमन, ओस और बोरो तीनों सीजन में होता है। लेकिन जो मुख्यतः खरीफ का जो चावल होता है वो 80% वो होता है। चावल को मुख्यतः अपने यहाँ कंट्री के अंदर ट्रॉपिकल जोन में अधिक माना गया है, यानी उष्ण कटिबंधीय फसल माना गया है चावल को। और उष्ण कटिबंधीय फसल है, इसका मीनिंग है कि उस समय जिस समय टेम्परेचर अधिक होते हैं और वर्षा अधिक होती है उस समय अधिक बोई जाती है। तो भारत का उत्पादित चावल 80% खरीफ होता है। ऐसे तो आप किसी भी फसल को देखो कि बाजरा जायद में भी बोते हैं लोग। अभी ये जो सीजन है ना, लोगों के खेतों में बाजरा खड़ा है पशुओं को चारे के रूप में खिलाने के लिए। तो इसका मीनिंग है बाजरा भी जायद में किया जाता है। कुछ लोग सर्दियों के अंदर रब्बी में भी हाई यील्डिंग वेराइटीज आ गई हैं, बाजरा रब्बी में भी बोते हैं। लेकिन बाजरा मुख्यतः किस सीजन की फसल है? मेन खरीफ की फसल है। जैसे आप सोयाबीन देखोगे तो सोयाबीन 65% खरीफ में बोया जाता है और सोयाबीन 35% रबी में बोया जाता है, क्योंकि सदर्न इंडिया के अंदर तो कभी सर्दियां होती नहीं।
तो इसका मीनिंग वहाँ सोयाबीन किसी भी सीजन में बो दो सोयाबीन हो जाएगा, लेकिन वो 65% खरीफ में होता है। इस कारण सोयाबीन को किस फसल में काउंट करेंगे? खरीफ क्रॉप्स में काउंट किया जाएगा। तो कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं, जैसे मोस्टली सब्जियों में तो देख लो, सब्जियों की तो सारी हाई यील्डिंग वेराइटीज आ गई। अब लगभग ऐसी सब्जियां, जैसे पहले भिंडी सीजनल हुआ करती थी, अब मार्केट में देखो भिंडी जाती नहीं है, 12 महीने भिंडी है। तो इसका मीनिंग उनके हाई यील्डिंग वेराइटीज, उनके जेनेटिक चेंजेस करके उनको 12 महीने की फसलें बना डाली हैं अपन। लेकिन वो मोस्टली किस सीजन में अधिक होती है, उसकी वो मेन क्रॉप्स होती है। और सब्जियों के अंदर कभी अपन मेन क्रॉप्स में काउंट नहीं करते हैं वेजिटेबल्स को। अपन तो ये देखते हैं वेजिटेबल मुख्यतः फार्म हाउस में, यानी अपने खेत में, पूरे खेत में ही सब्जी कब बोई जाती है? तो पूरे खेत में तब बोई जाती है जब खरीफ और रबी नहीं करते, तब सब्जी बोते हैं। तो सब्जी की हम जायद क्रॉप्स में काउंट करते हैं। बाकी क्या सब्जियां रबी में नहीं होती क्या? होती हैं, खरीफ में भी होती हैं। लेकिन मोस्टली बड़े एरिया में कब बोई जाती हैं? तो बड़े एरिया में जायद के टाइम बोई जाती है। तो सब्जियों को अपन कौन सी क्रॉप्स में काउंट करेंगे? मेन जायद में काउंट करते हैं। तो मेन वैसे ही चावल किस में काउंट होगा? खरीफ में काउंट। जिस समय वो ज्यादा बोया जाता है वो टाइम काउंट होगा इसमें। तो दो अनाज हो गए सर्दियों के, रबी के। दो अनाज के बाद में रबी की 3 दालें मसूर हैं। रबी की 3 दालें मसूर हैं। तो एक तो मसूर है, दो मोटी दालें और, जिसमें रबी में एक चना आता है और एक मटर आता है। अपना जो पी या पीस जो है मटर है, ये भी दाल के रूप में कन्वर्ट होते हैं। ये वैसे या तो समझ में आ जाता है या फिर कभी चखना लेना शाम को। मटर, मटर की दाल, मटर की नमकीन भी मिलती है। तो इसका मीनिंग है कि मटर नमकीन बनाने के काम में आते हैं, एक दलहन के रूप में काम में लिया जाता है। तो रबी में 3 दालें होती हैं, जिसमें 3 दालें मसूर हैं, ये याद रखो। रबी की 3 दालें मसूर हैं, जिसमें एक तो मसूर है, बाकी दो मोटी दालें और हैं, चना और मटर। इसके अलावा जितनी भी दाल आपको याद आती हैं सब खरीफ की हैं। चाहे वो मूंग हो, चाहे मोठ हो, चाहे चवला हो, चाहे अरहर हो, चाहे उड़द की दाल। बाकी लगभग जितनी भी दालें वो किसका पार्ट है? वो खरीफ का पार्ट रहेंगे। रबी में 3 दालें हैं बस। इसके बाद में तिलहन फसलों में अगर हम देखें, इसके बाद में तिलहन की बजाय अपन एक सब्जी बनाने का पैटर्न है वो कवर कर लेते हैं, क्योंकि सब्जी बनाने वाले पैटर्न में आपको बहुत सारी रबी फसलें याद हो जाएंगी। तो सब्जी बनाने के पैटर्न में ये अपना चूल्हा है, और इस पे ये अपनी कढ़ाई है। ये अपनी वाइट फ्लेम, ना रेड फ्लेम ना ब्लू फ्लेम, वाइट फ्लेम। हालांकि कढ़ाई ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन इसमें दिखाई दे रहा है उधर का। तो जैसे ही सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं, कढ़ाई में सबसे पहले क्या डालेंगे? तेल। तेल में अपने सबसे ज्यादा क्या यूज होता है? सरसों। तो अपने राजस्थान में जो तिलहन फसल जो सबसे ज्यादा होती है वो यूज करेंगे अपन। सरसों का तेल डालने के बाद, वेरी गुड, ये लड़कों की आवाज ज्यादा आ रही है। और लड़कियों का भविष्य सुरक्षित है। दिखाएं अभी, भाई कितनी लड़कियां हैं जो अपना खाना खुद बनाती हैं? अभी रूम पे खुद बनाती हैं, हाथ खड़े करो एक थोड़े से ऊपर, ये देख लो। और अब लड़के हाथ खड़े करो जो अपना खाना खुद बनाते हैं। देखो लड़कियों का भविष्य सुरक्षित है। ये तो आधे हाथ खड़े किए हैं अभी तो। जीरा, कई जीरे के अलावा सौंफ भी यूज करते हैं सब्जी का स्वाद बढ़ाने के लिए। और कई जो बारीक वाली जो राई होती है ना छोटी, उस राई का यूज भी करते हैं। तो राई, सौंफ या जीरा जैसे ही ये डालते हैं गर्म होते हैं, उसके बाद लहसुन, मुझे भी पता है। लहसुन के साथ साथ प्याज, कई बार सब्जी का स्वाद बढ़ाने के लिए अदरक, ये हालांकि सर्दियों में ज्यादा यूज करते हैं अपन। तो रबी वाली क्रॉप्स सर्दियों वाली हैं मैन, तो लहसुन, प्याज या अदरक। अब ये जैसे जैसे गर्म होती है, उसके बाद अपन मसाला यूज करेंगे। मसाले में मिर्च, हाँ, लाल तो अपने आप कर लेंगे अपने, ये लाल। इसके बाद में
हल्दी, धनिया, ये बात। तो मिर्च, हल्दी और धनिया। नमक देखो फसल नहीं होती, वो स्वादानुसार बाद में डालना है। नमक अपने आप में एक मिनरल्स होता है, इसको टेस्ट के लिए आप सबसे लास्ट में डाल लेना। गरम मसाला मूवी है। गरम मसाले में क्या है कि गरम मसाला कोई क्रॉप्स नहीं होती, उसमें बहुत सारी जो मसाले होते हैं वो मिक्स किया जाता है, वो गरम मसाला होता है। भाई गरम मसाला कौन से पेड़ पे थोड़ा ना लगता है, उसके अलग अलग पार्ट होते हैं, पत्ते कहीं और से लिए जाते हैं, लौंग कहीं और से आते हैं, काली मिर्च कहीं है, उन सबको मिक्स करके गरम मसाला। बाकी तो जॉन इब्राहिम और अक्षय कुमार जाने गरम मसाला है। और सब्जी अपन पौष्टिक बनाएंगे, किसके बनाएंगे? फेन्यूग्रीक, मेथी के। ये तो ये जो मेथी की सब्जी अपने बनाई है, ये सब्जी हालांकि लगभग सबको बनानी आती है, नहीं आती वो इस तरीके से सीख लिएगा। यानी एक दिन अपने कुक के पास खड़े हो ना, लगभग ये सीक्वेंस रहता है। ये सब रब्बी है आपके। कौन सी क्रॉप्स हैं? ये सारी रब्बी की फसलें। लेकिन इतना सब याद करने के बाद, इतना सब कितना, दो तो अनाज याद किया हमने, गेहूं और जौ। तीन दालें जो मसूर थी वो याद की, जिसमें मसूर, चना और मटर। इसका मीनिंग पीस, ग्राम एंड मसूर। इसके बाद में हमने सब्जी के ट्रिक से याद किया कई फसलें। लेकिन इसके बाद में भी अपने को रब्बी की फसलें कई बार एग्जाम में याद नहीं आती। और एग्जाम में अगर रब्बी की फसल याद नहीं आ रही, कि इतनी मेहनत के बाद याद नहीं आ रही, तो एग्जाम में बैठे बैठे क्या दिखेंगे? कई बार कहते हैं ना घर वाले, बेटा एग्जाम में तारे दिखेंगे। तो इतना सब कुछ याद करने के बाद अगर कुछ याद नहीं आएगा तो क्या दिखेगा? तारे दिखेंगे। तो तारे से तारा मेरा। और जब एग्जाम में तारे दिखना स्टार्ट होते हैं, इसका मीनिंग गड़बड़ होती है, और पेट में उस टाइम गुड़ गुड़ होना स्टार्ट होती है, लूज मोशन जैसी कंडीशन। और औषधीय, एक औषधीय फसल होती है जो लूज मोशन में काम आती है, ईसबगोल। तो दही के साथ यूज किया जाता है। तो जैसे ही एग्जाम में तारे दिखेंगे तो पेट में गुड़ गुड़ होगी, और याद किसकी आएगी? ईसबगोल की। तो एक ईसबगोल। और इसके बाद में कुछ नशेड़ियों की फसलें और हैं, वो भी लिखनी है अपने को। जैसे ओपियम है, अफीम, तंबाकू। तंबाकू की पौध तो खरीफ में तैयार होती है, फसल रबी में तैयार होती है। तो अफीम या ओपियम, उसके बाद में तंबाकू। अफीम और तंबाकू यूज करने वाले क्या होते हैं? आलसी। आलसी से याद रखना, आलसी। हालांकि जिस टाइम यूज करते हैं उस टाइम तो करंट में होते हैं, उसके बाद में आलस्य में होते हैं। जिसका मीनिंग अफीम तंबाकू खाने वाले आलसी। आलसी यानी अलसी। फ्लेक्स सीड, ये नशे वाली फसल नहीं होती, ये पौष्टिक होती। लेकिन इसको इसी ग्रुप के साथ याद रखना कि अफीम तंबाकू खाने वाले आलसी यानी अलसी। तो फ्लेक्स सीड को अपन, पौष्टिक बीज होते हैं फ्लेक्स सीड के, अलसी के बीज, जिसको अपन कई बार सर्दियों में लड्डुओं के साथ, या फ्लेक्स सीड को ऐसे भी खाया जाता है, हल्का भून के फिर भी खाते हैं, पौष्टिक बीजों में से माने जाते हैं। तो ये जितनी भी आपने याद किए, ये सब रब्बी है। अब इसके बाद में कोई तिलहन पूछे आपसे, या कोई ऐसी दलहन जो आपने नाम नहीं सुना हो, यानी इन फसलों के जिनके नाम सुने वो रब्बी है। अब जैसे आपसे पूछा गया कि कपास किस में आती, तो अपने नाम ही नहीं सुना अभी तक रब्बी में, तो इसका मीनिंग वो खरीफ का पार्ट। सोयाबीन किस में है? खरीफ। सूर्यमुखी किस में? तो सनफ्लावर, वो भी मुख्यतः खरीफ की, रबी में भी होती है लेकिन खरीफ में ज्यादा होती है। राजस्थान में मुख्यतः मूंग कौन सी फसल है? खरीफ। चावला, चावल, सरसों, रबी। सब्जी में सबसे पहले यूज किया सरसों का तेल। राई, सरसों के छोटे दाने को कहते हैं। सरसों की प्रजाति होती है राई, वो थोड़ा बारीक होता है, छोटा होता है। सरसों थोड़ी उससे अधिक मोटी होती। हालांकि क्रॉप्स के तौर पे हम इन दोनों को अलग अलग मानते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही प्रजाति की है लेकिन है अलग अलग। जैसे टाइगर अपने आप में अलग है, तेंदुआ अपने आप में अलग, दोनों केट प्रजाति में ही आते हैं, बिल्ली की प्रजाति में, लेकिन दोनों अलग अलग। तो सेम वैसे ही सरसों अपने आप में एक अलग फसल है, राई अपने आप में अलग। उसको स्मॉल मस्टर्ड भी कहा जाता है, छोटी सरसों भी कहा जाता है, बारीक सरसों राई को कहा जाता है। तो ये रब्बी वाली क्रॉप्स अपने को याद आ गई। इसका मीनिंग जो बची हुई है वो खरीफ की है। तो खरीफ की एग्जाम में इतनी फसलें तो इजीली आप निकाल लोगे कि अपने को जो अपने याद नहीं कर रखी वो खरीफ है। तो अनाज अनाज भी याद करोगे, या दाले दाले याद करोगे तो भी खरीफ को लिखा होगे। और एग्जामिनर 4 या 5 से ज्यादा एग्जाम्पल नहीं पूछता। समस्या तब है जब वो सिर्फ दालें पूछ ले
कि खरीफ की किन्हीं 4 दालों के बारे में बताओ, तो रबी वाले जो 3 रट रखे हैं वो तो नहीं आने चाहिए उसमें, यानी उसमें मसूर नहीं आनी, चना नहीं आना और मटर नहीं आना। उसके अलावा जो याद आ रहा है वो खरीफ में लिख दो। मूंग है, मोठ है, चवला है, अरहर है, उड़द की दाल है। सोयाबीन भी एक दलहन और तिलहन दोनों में काम आता है। सोयाबीन है, उसका स्टार्टिंग में तेल निकाला जाता है, बचे हुए जो टुकड़े होते हैं उनको सोया बड़ी के रूप में बेचा जाता है। तो सोयाबीन की जो बड़ी होती है वो दलहन के रूप में काम में ली जाती है। तो इसका मीनिंग सोयाबीन दलहन और तिलहन, यानी पल्सेज क्रॉप्स और ऑयल सीड क्रॉप्स दोनों में काउंट होता है। तो पहले अपन खरीफ वाले एग्जाम्पल लिखेंगे, रबी वाले मैंने आपको याद करवा दिया, रबी में ये रहेंगे। तो कल सिर्फ मैंने क्लासिफिकेशन करवाया था और इनके नीचे इनका टाइम पीरियड या समय लिखवाया था। तो आज खरीफ में एग्जाम्पल्स लिखें। थर्ड बी में और फिफ्थ में से सवाई माधोपुर दोनों में है। तो डिसाइडिंग नहीं होता उसमें। अब बाकी सवाई माधोपुर के साथ जिले के कौन से हैं उससे डिसाइड होगा। हाँ, एबीसीडी वालों के साथ अगर सवाई माधोपुर दिया हुआ है तो थर्ड बी का पार्ट, और कोटा बूंदी बारह झालावाड़ के साथ सवाई माधोपुर दिया हुआ है तो फिफ्थ का पार्ट। चूरू भी ऐसा ही है। नहीं, जहां मैक्सिमम है वहां अपन ने सिर्फ चूरू लिखवा दिया। जैसे मैंने फर्स्ट ए है, फर्स्ट ए में मैंने बाड़मेर जोधपुर लिखवाया, तो मीनिंग मेन जोधपुर उसी में आ रहा है। बाकी एक में मैंने सेकंड बी में आंशिक जोधपुर लिखवाया, तो इसका मीनिंग है उसमें थोड़ा जोधपुर है। तो जोधपुर को लूणी वाले जिलों के साथ दिया जाए तो गलत नहीं है भाई। मीनिंग ये है कि जिले की सीमा को लेके एग्रो क्लाइमेट जोन नहीं बनाए गए। तो इसका मीनिंग कुछ पार्ट है उस जिले की जो क्रॉप्स होती हैं वो दूसरे जिले में भी हो सकती हैं, उसका मीनिंग ये है। राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट, फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी जीका की सहयोग से चलाया गया। ये पुराना क्वेश्चन बताया तो था आपको मैंने, फॉरेस्ट्री वाले प्रोग्राम बताए थे मैंने, और यही मैंने इंपॉर्टेंट करवाया था। एक तो ये और एक घर घर औषधि योजना, ये दो ही करवाए हैं इंपॉर्टेंट। और ये पूछा गया है जो आपने प्रैक्टिस कर रहे हो दिशा से लिख के लाए हो, इसको लेक्चरर 2016 या 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या चीज? किसको? कुकर बीटेसी ये क्या है? मतलब आपने एग्रीकल्चर से तैयारी की है इस कारण उसमें आते हैं। प्लांट कौन से होते हैं, टाइप्स क्या है इनका? हाँ, तो वो तो मैंने भी बताए थे। यानी जो शब्द आप यूज कर रहे हो ना वो एग्रीकल्चर टर्म्स है। तो एग्रीकल्चर टर्म्स है वो तो वहाँ एग्रीकल्चर की बुक्स चलती हैं पूरी। तो उसके अंदर अगर ककड़ी प्रकार की श्रेणियां की जैसे खीरा हुआ, ककड़ियां हुई, तो वो जायद के ही पार्ट होते हैं। कुकर बीटेसी बोलते हैं क्या उनको? हाँ, तो वो उसमें शामिल हो सकती है। भाई मेरे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट नहीं है ना भाई, सब्जेक्ट अलग चीज है अपने आप में। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में तो क्या है, हर बुक एग्रीकल्चर से रिलेवेंट है। अपने एग्रीकल्चर टॉपिक अपने हैं 20 पन्ने, और वहाँ है 2000 पेज, तीनों साल एग्रीकल्चर की किताबें। तो इसका मीनिंग है एग्रीकल्चर टॉपिक और सब्जेक्ट में बहुत फर्क है। तो इसका मीनिंग ज्योग्राफी वाली लैंग्वेज में बात करो भाई। अब यहाँ में से कोई हो सकता है एमबीबीएस भी बैठा हो, एमबीबीएस वाला जो बैठा होगा वो साइंस में एमबीबीएस की लैंग्वेज में बात करेगा, तो इसका मीनिंग वो स्पेशलिस्ट है उसका। तो उस चीज में मेरे को नहीं पता, वो जो पूछेगा वो, तो मीनिंग है वो सब्जेक्ट मेरा नहीं है। एमबीबीएस आप में से कौन है कोई स्टूडेंट? जनरली मिल जाते हैं, बड़े बैच में एक दो जने होते हैं। हाँ, मिल मिल जाते हैं, स्प्रिंग बोर्ड के लगभग हर बैच में। बीटेक वाले खूब हैं, उसमें तो बस वो कंकर उछाल के फेंको, जिस पे गिरा वो बीटेक, या तो बीटेक या बीएड। बीएड वाले ज्यादा आएंगे।
हाँ जी, अपन ने इनमें कोई सीक्वेंस लिखा था क्या, 1 2 3 या ABC? अच्छा, स्मॉल ए। तो इसमें लिखो सबसे पहले खरीफ। खरीफ में स्टार्टिंग में कुछ जो एग्जाम्पल लिखो वो रहेंगे अपने फूड ग्रेन के एग्जाम्पल, यानी पहले कुछ अनाज के एग्जाम्पल लिख दीजिए, फूड क्रॉप्स या फूड ग्रेन। अनाज में एक तो खरीफ का प्रमुख अनाज लिख दो, राजस्थान में जो होता है बाजरा। चावल, ट्राइबल एरिया में मक्का, अजमेर भीलवाड़ा की ओर जवार। एक मुख्यतः राजस्थान में तो ना के बराबर है, कर्नाटक की ओर होता है मुख्यतः रागी। अपन मिक्स अनाज के साथ खाते हैं रागी। ये मोटा अनाज है, अलग है। ये साइंस वाले सब्जेक्ट में आएंगे आपके, उसमें एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है पौष्टिक अनाज, जिसके लिए अपने RS प्रीलिम्स में पूछा गया था ना इस बार। वो कारण इसलिए पूछा गया था, एक तो 2023 का जो साल था वो यूएनओ के द्वारा मिलेट ईयर्स के रूप में अपनाया गया था, मोटे अनाज। तो मोटे अनाज में आपके साइंस में दिए हुए हैं पौष्टिक अनाज। पौष्टिक अनाज उन्हीं को कहा जाता है, मिलेट ग्रेन्स को। मिलेट ग्रेन यानी मोटे अनाज जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, जो पौष्टिक माने जाते हैं, यानी हेल्थ को बढ़ाने के तौर पे। तो इसमें अनाज के तौर पे अपने खरीफ में एक तो बाजरा है, राइस या चावल, आदिवासी एरिया में मेज या मक्का, सोरगम, और एक रागी क्रॉप्स। इसे खरीफ के अंदर अनाज के अलावा अगर पल्सेज क्रॉप्स की बातें करें, यानी दलहन की बातें करें, तो दालें कौन कौन सी नहीं आनी चाहिए? एक तो मसूर नहीं आनी चाहिए, एक चना नहीं आना चाहिए, और एक मटर नहीं आना चाहिए। उसके अलावा जितनी भी दालें याद हैं वो सब लिख देनी है इधर, जैसे मूंग है, मोट, चवला, अरहर की दाल, और उड़द की दाल। अरहर के ओब्लिक करके लिख देना तूर दाल। तूर दाल बोलने में थोड़ा सा अपने को जोर आता है, अपने को क्या, तुअर और सुअर, सुअर बोलने में भी ठीक लगता है। तो वैसे तुअर को भी अपने ए पूरा लगा के बोलने में मजा आता है, तुअर की दाल, तो ए लगा के बोलते हैं। बाकी सही शब्द क्या होता है? तूर दाल। कभी जैसे पैकेट वगैरह आता है ना उसका, उसके पैकेट के ऊपर पढ़ना सही नाम, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ठीक लिखा हुआ रहता है। बाकी ये तो गड़बड़ अपन करते हैं, तुअर, सुअर, तो उस तरीके से। तो ये अरहर और तूर की दाल और एक उड़द की दाल। जो ब्लैक ग्राम के रूप में, यानी जो काली दाल के रूप में आती है वो आती है उड़द। धुली हुई दाल होगी वो रहेगी सफेद। जो अपने शादी ब्याह में आप लोगों ने ये खाए होंगे ना कि दही दही बड़े, इसी के ही बनते हैं। किसके बनते हैं? उड़द की दाल के। मूंगफली तिलहन में आएगी, दाल नहीं होती खरीफ में। भाई जो मूंगफली अभी तक जो नहीं आया ना वो खरीफ में ही है, रबी तो हमने याद कर रखी है। तो ये अपने यहाँ दलहन के एग्जाम्पल। खरीफ में
ऑयल सीड क्रॉप्स, तिलहन फसल। तिलहन के अंदर अब इस समय तिलहन में एक तो खुद तिल होता है, तिल फसल होती है अपने आप में। सेसमी क्रॉप्स, तो तिलहन में तिल, तिल खरीफ का एग्जाम्पल ही होता है। एक सोयाबीन, वैसे सही क्रॉप्स तो सोयाबीन होती है, लेकिन धीरे धीरे हमने इसको सोयाबीन बना दिया। तो पुरानी स्पेलिंग तो इसकी ये थी सोयाबीन, अभी या लगा दिया सोयाबीन, तो सोयाबीन भी बोलते हैं, अब ये भी ठीक है, गलत ये भी नहीं। तिलहन में मूंगफली, दीपावली के आसपास नई मूंगफली आती है और उसी समय जरूरत पड़ती है, सर्दियाँ आती। मूंगफली या ग्राउंड नट जो बीकानेर की ओर अधिक होती है, लूणकरण सर की ओर, इंडिया में गुजरात में अधिक होती है। जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन के अंदर अपना एमपी और महाराष्ट्र में अधिक होता है। राजस्थान कई बार सोयाबीन में सेकंड, कई बार थर्ड रैंक। जब एमपी फर्स्ट होता है तो कई बार हमारा सेकंड स्थान। अभी इसमें आगे महाराष्ट्र है, बाकी जनरली कई सालों से एमपी इसमें आगे था। इस कारण मध्य प्रदेश को कहते भी थे अपन सोया स्टेट, राजस्थान को कहा जाता है मस्टर्ड स्टेट, गुजरात को कहा जाता है ग्राउंड नट स्टेट। यानी मूंगफली वाला राज्य गुजरात है, सरसों वाला राज्य राजस्थान है, और सोयाबीन स्टेट किसको कहते हैं, एमपी को। और इन तीनों दालों में राजस्थान की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक, सॉरी तिलहन फसलों में। तिलहन में सबसे ज़्यादा डिमांडेबल होती है सरसों, जिसमें हमारी रैंक फर्स्ट है। मूंगफली में गुजरात के बाद हम सेकंड है। सोयाबीन में हम महाराष्ट्र और एमपी के बाद नंबर थर्ड पे। तो जो मैक्सिमम जो यूज में होती हैं तिलहन फसलें, उन तीनों में हमारी रैंक है, एक में फर्स्ट है, एक में सेकंड है और एक में थर्ड। तो जो टोटल ऑयल सीड क्रॉप्स होती हैं उसमें इंडिया, राजस्थान इंडिया में नंबर फर्स्ट पे है। कि तिलहन फसलों के टोटल प्रोडक्शन में राजस्थान की रैंक कौन सी है, फर्स्ट, सभी तिलहन को मिलाकर। इसके बाद में अरंडी क्रॉप्स, इसमें अलसी उसमें आएगी, अरंडी इसमें आती। अरंडी या कैस्टर, कैस्टर ऑयल अपने आता है ना, एज ए मेडिसिनल ऑयल के रूप में काम में लिया जाता है। बहुत सारे ब्रांड है जो निकालते हैं, अपन हेयर ऑयल के रूप में काम में लेते हैं इसको। यानी बालों के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, बालों के ग्रोथ के लिए। एडिबल ऑयल नहीं होता ये, यह खाने योग्य खाद्य तेल के रूप में यूज नहीं होता इसका। बाकी तेल निकलता है अरंडी का। और एक सूर्यमुखी या सूरजमुखी जिसको कहते हैं, सनफ्लावर। सूर्यमुखी या सनफ्लावर, ये महाराष्ट्र की ओर अधिक होता है सनफ्लावर, सूर्यमुखी, सूरजमुखी। तो ये अपनी सारी खरीफ में होने वाली तिलहन फसलें। रबी में तिलहन कौन कौन सी थी, एक तो सरसों, सरसों की तरह राई, राई भी तिलहन का पार्ट। एक अलसी, भाई जो आलसी होता है उसका जीवन भर तेल ही तेल निकलता है बेचारे का। आलसी का क्या निकलता है, तेल। तो अलसी का भी क्या निकलेगा, तेल। तो उससे वो भी इसमें काउंट होती है ऑयल सीड क्रॉप्स के अंदर। इसके बाद में नकदी फसलें, यानी कैश क्रॉप्स। इनको ट्रेड क्रॉप्स भी लिख सकते हो, व्यापारिक फसल भी लिख सकते हो, यानी जिनमें नकद पैसा मिलता है, तुरंत पैसा मिलता है। इस कारण इनको कैश क्रॉप्स कहा गया है। क्यों, क्योंकि इनकी इंडस्ट्रीज में डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, इन पे डिपेंड जो इंडस्ट्रीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है कॉटन टेक्सटाइल। और कॉटन टेक्सटाइल का मेन बेस क्या होता है, कॉटन यानी कपास। कृषि आधारित दूसरा बड़ा उद्योग होता है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग का बेस क्या होता है,
शुगर कैन या गन्ना। उसी तरीके से अपने गुआर की फसल, ये मेडिसिनल इंडस्ट्रीज में काम में आती है। दवाइयों के चारों ओर जो कोटिंग होती है वो गंवार की होती है। गंवार के अंदर जो बीज होता है, गंवार गम कहा जाता है, उसको पीस के कोटिंग होती है दवाइयों के यार। तो कई बार जो टेबलेट बीमार होते हैं तब लेते हैं ना, तो कईयों में एक जैसी बदबू आती है। कारण रीजन ये होता है गंवार गम कोटिंग से। हर एक में सेम कोटिंग हो जरूरी नहीं होता। बाकी उनके जो केमिकली कंपोजिशन होते हैं टेबलेट्स के, वो भी डिपेंड करता है। कई बार स्मेल उसकी भी तेज होती है। तो ये अपने कैश क्रॉप्स में आते हैं। तो लगभग इसमें 3-4 कैटेगरी हैं जो आपको याद रखनी है। अनाज याद रखने हैं, दालें याद रखनी है, तिलहन याद रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप्स जो हैं वो याद रखनी होती है। अब नेक्स्ट हेडिंग है अपनी रबी। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए रबी। गर्मियां आते आते काटे जाते हैं मार्च अप्रैल में। उनालू क्रॉप्स। रबी में दो तो अनाज हैं अपने। फूड क्रॉप्स में आते हैं गेहूं और जौ। रबी में 3 दालें मशहूर हैं। पल्सेज क्रॉप्स में, दलहन फसल में 3 दालें मशहूर हैं, चना और मटर। या पीस क्रॉप्स, ग्राम एंड मसूर। दालों को वैसे लैंड फर्टाइल क्रॉप्स कहते हैं, भूमि उर्वर फसलें कहते हैं। वो आगे यूजेज के रूप में लिखवाएंगे। वहां लिखवाएंगे दलहन फसलें भूमि उर्वर फसलें, क्योंकि इनकी जड़ों में राइजोबियम होता है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर और लैंड फर्टिलिटी को बढ़ाता है। जिसमें एक अरहर की दाल है जो लंबे टाइम तक रहने के कारण वो लैंड फर्टिलिटी को कम करती है। बाकी जितनी भी दालें हैं वो लैंड फर्टिलिटी को बढ़ाती है। तो कौन सी दाल है वो लैंड फर्टिलिटी को कम करती है? अरहर। वो सिर्फ एक अपवाद। लगभग 6 से 8 महीने का टाइम पीरियड होता है अरहर का। अलग अलग वेराइटीज कुछ 6 महीने में तैयार हो जाती हैं, कुछ 8 महीने। लगभग मोनोपोली वाली क्रॉप्स होती है, यानी जिसको आपने लगा दिया तो साल भर में बाद में दूसरी क्रॉप्स को टाइम नहीं देगी वो, जैसे गन्ना होता है। जैसे कुछ क्रॉप्स होती है ना मोनोपोली क्रॉप्स, जो साल में एक बार ही कर सकते हो अपने खेत में। और कुछ क्रॉप्स होती हैं जो जल्दी तैयार होती है। अधिक से अधिक आप अपने खेत में एक साल में 4 क्रॉप्स ले सकते हो। और अधिक से अधिक अगर आप 4 उत्पादित कर रहे हो तो काउंटिंग के तौर पे फसलों को नाम देते हैं। जैसे खेत में एक बार खेती कर रहे हो साल में, मोनोकल्चर। इसका मीनिंग आपकी या तो नियत ऐसे कि आप एक बार ही बोते हो, या आपने फसल ऐसी डाल रखी है कि 12 महीने वही नहीं हटने वाली, या लगभग 7-8 महीने या 9-10 महीने तक वो रहेगी। तो वो मोनोकल्चर 2 बार करोगे तो डिवो कल्चर या डायो कल्चर। जैसे अपन केमिस्ट्री में कहते हैं ना CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड यानी 2 ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी 1 ऑक्सीजन मोनो। तो एक बार खेती कर रहे हो साल में तो मोनोकल्चर 2 बार कर रहे हो, डायो कल्चर 3 बार कर रहे हो, ओलिगो 4 बार कर रहे हो, रिले कल्चर। रिले एक दौड़ होती है जिसमें 4 धावक एक टीम में होते हैं, तो इसका मीनिंग चारों धावक दौड़ते हैं, उसको रिले कल्चर। और वैसे ही साल भर में अगर आप खेती बार बार करते हो और एक खेत में 4 बार, जनरली राजस्थान में इस पैटर्न को नहीं अपनाया जाता। ये ओडिशा, वेस्ट बंगाल, जिन एरिया में जमीन कम है लोग ज्यादा है, तो वहाँ फसलों को एक फसल बो जो काटने वाली है, दूसरी फसल को उसके खड़े खड़े बो दिया जाता है बीज के अंदर।
अब वो जो बीज वो है अपने को पता ही वो तुरंत नहीं निकलने वाला, टाइम लेगा 5 10 15 दिन का। तो इतने में जो खड़ी फसल है उसको काट लेंगे और दूसरी फसल उसके काटते ही वो लगभग निकल आती। तो जो टाइम किसान का एक जो टाइम होता है फसल ये कटाई के बाद जमीन का ट्रीटमेंट करने वाला, फिर उसमें खाद छिड़कने वाला, वो लगभग 15 20 दिन बच जाते हैं। और फिर जो बची हुई फसल के जो डंठल होते हैं वो उसमें फर्टिलाइजर का काम करते हैं। क्योंकि उसमें फसलें इस तरीके की बोई जाती हैं कि पुरानी वाली फसलें उनकी जड़ें जो जमीन में रहेंगी वो फर्टिलिटी को इंक्रीज करती हैं। अपने गाँव में भी देखते हैं कई बार कुछ फसलों को पूरा नहीं निकाला जाता, उनकी जड़ों को जमीन में, जैसे सरसों देखो, उसको ऊपर से काट के बाद में उसके डंठल वगैरह वो अपन जमीन के अंदर ही निकाल मिला देते हैं। तो इसका मीनिंग है उसके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बनते हैं जो जमीन की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। दलहन फसलों में तो लगभग ऐसा है। हालांकि दलहन में कुछ आसानी के लिए ज़्यादातर दालें अपन क्या करते हैं पूरी ही निकालते हैं, काटना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि प्लांट या पौधा दालों का ज़्यादातर छोटा होता है। इस कारण जनरली उनको दालों को तो अपन पूरी जड़ सहित ही उखाड़ते हैं। भाई कुछ एक काटते हैं, कंप्लीट नहीं काटी जाती दालें। जैसे चने, चने को काटते हो या निकालते हो? निकाला जाता है पूरी, कोई कटती भी है क्या? भाई अलग अलग हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में काट के भी निकालते हैं, भाई ये तो इंसान के ऊपर डिपेंड है। मैं तो अपने एरिया के बता रहा हूँ। हाँ हो सकता है कटे, क्योंकि आपके क्या जमीन थोड़ी टाइट काठी जमीन है, उसे निकालना मुश्किल है। निकालोगे तो उसके जो फलियां जो लगती है ना, चने हाथ में आ जाएंगे वो। गेगरी। तुम्हारा ही है क्वेश्चन ये? नहीं है? हाँ जी। ये दो कैटेगरी तो कंप्लीट हो गई, एक तो फूड ग्रेन्स और एक पल्सेज क्रॉप्स यानी दलहन। अब जो तीसरा पैटर्न है वो सब्जी बनाने वाले तरीके से जल्दी याद होगा। तो इसमें नेक्स्ट वाला है, वो गलती से आप सब्जी फसलें मत समझ लेना है। सब्जी प्रारूप यानी सब्जी बनाने के तरीके से याद करेंगे अपन, वेजिटेबल पैटर्न से। तो ये वेजिटेबल पैटर्न जिसके अंदर सब्जी बनाने के लिए अपन ने कौन कौन सी क्रॉप्स का यूज किया था, उसके बाद में भी समझ में नहीं आए तो अपनी कढ़ाई बना लेना और उस कढ़ाई में डालते रहना जो जो चीजें अपने को चाहिए। इसमें क्रॉप्स जिसमें सबसे पहले एक तो मस्टर्ड या सरसों। सरसों का तेल जैसे गर्म होगा उसके बाद में जीरा, या कई इसकी जगह राई का यूज करते हैं। सब्जी के स्वाद के बढ़ाने के लिए इसमें सौंफ का यूज भी हो जाता है। जरूरी नहीं सब इन चीज़ों का यूज करें, कई जीवन से अभी तक जीरे का यूज कर रहे हैं, कई राई का यूज कर रहे हैं, कई अल्टरनेट के रूप में सौंफ भी यूज करते हैं। सौंफ जनरली कम यूज होती है वैसे। इसमें एक तो क्यूमीन अपना, एक राई है, एक फेनल। अब जैसे जैसे ये गर्म होता है उसके साथ प्याज, लहसुन और अदरक। तो इसमें अनियन, गार्लिक एंड जिंजर। प्याज, लहसुन, अदरक, अनियन, गार्लिक एंड जिंजर। इसके बाद में मसाले का यूज करेंगे तो अपन पानी को घोल कर फिर एक साथ डालते हैं, जैसे चिल्ली या मिर्च, धनिया और हल्दी। तो नमक का यूज मत कर बैठना इसमें।
नमक फसल नहीं है। चिली, कोरिएंडर, एंड टर्मेरिक। और सब्जी किसकी बनाई थी मसाला डालने के बाद? मेथी की। लास्ट में मेथी या फेन्यूग्रीक। मौसम ठीक हो रहा है, कहीं होंगे तो यूं लग रहा है भूख लगी हुई होगी सुबह की। आ जाओ कटोरी ले आओ। सर सब्जी में टमाटर डालना भूल गया। टमाटर वेजिटेबल में आती है, फसल में नहीं है। और टमाटर तीनों सीजन में होता है। ऐसे तो इसमें हरी मिर्च भी डालना भूल गया, तो वो भी तीनों सीजन में होती है, सीजन स्पेसिफिक नहीं है। बाकी लाल मिर्च के तौर पे जो मसाले के तौर पे बोई जाती है वो मिर्च इसमें रबी में बोई जाती है, जो अपने राजस्थान में मुख्यतः सवाई माधोपुर में रिकॉर्ड अधिक उत्पादित हो रही है। फेमस अपने जोधपुर मथानिया की है, जो मथानिया की लाल मिर्च के नाम से अब जैसे ही दुकान पे जाते हो ना, वो एक ऑप्शन खुद देगा कि भाई कौन सी मिर्च चाहिए, मथानिया या फिर जो बाकी सामान्य बोली जाती है। तो मथानिया का जो स्पाइस मिर्च को लेके प्रसिद्ध है। जैसे हल्दी, हल्दी अपने बूंदी साइड में इस साइड की प्रसिद्ध है। जैसे बारा और झालावाड़ का धनिया प्रसिद्ध है अपने। जैसे जीरा जोधपुर और जालोर का, अपने पश्चिमी राजस्थान का जीरा प्रसिद्ध है। अब वो तो पश्चिम राजस्थान के कई जिलों में रहा है, सांचौर जालोर वाले एरिया की ओर। तो ये वाली अपना जो वेजिटेबल पैटर्न है, इसमें अपने को रबी बहुत सारी याद होगी। और इसके बाद भी अगर रबी याद नहीं आई तो क्या दिखेंगे? तारे। और तारे दिखते ही याद किसकी आएगी? ईसबगोल की। तो अब तारा मीरा ईसबगोल, उनको दोनों को एक साथ याद रखना, इसके बाद लिखना। ये लिख लिया सबने? तो रब्बी के इसके बाद भी अगर याद नहीं आती है तो तारा दिखना तय है, तो तारा मीरा। ये नागौर और जयपुर अजमेर के बॉर्डर के आसपास अधिक होता है। तो नागौर वगैरह वालों को तो पता है, बाकी राजस्थान वाले यही पूछते हैं तारा मीरा क्या है। तो तारा मीरा भी एक तिलहन फसल होती है, ये एडिबल नहीं होता है, यानी ये खाया नहीं जाता तारा मीरा। इसका तेल भी खाने के काम में नहीं आता। मुख्यतः अपने राजस्थान का पश्चिमी राज्य पक्षी जो है गोडावन, वो गोडाउन बड़े चाव से खाता है, उसका प्रिय भोजन है तारा मीरा। उसके खाने के काम में लिया जाता है, या उसके दाने के रूप में इसको काम में लेते हैं तारे मीरा। बाकी मुख्यतः मेडिसिनल यूज होते हैं तारा मीरा तेल के। तारा मीरा के बाद में ईशबगोल वाला पार्ट। तारा मीरा और ईशबगोल के बाद में कुछ नशेड़ियों की फसलें लिखनी है लास्ट में। अफीम, तंबाकू खाने, अफीम तंबाकू खाने वाले आलसी यानी अलसी। ओपियम, टोबैको। फ्लेक्स लिख दो, चाहे फ्लेक्स सीड लिख दो, अलसी या अलसी के बीज। अजवाइन डब्बी में ही होती है। हाँ जी, ये जो मेन क्रॉप्स हैं
ये रबी वाली कंप्लीट हो गई। अब जायद वाली जो क्रॉप्स हैं जिसमें कोई मेन क्रॉप्स, कोई अनाज नहीं है, कोई दाल नहीं है, कोई तिलहन फसल नहीं, बाकी एक तो सब्जियां हैं, खरबूजे तरबूजे हैं, और कुछ पशुओं का चारा वगैरह ये बोया जाता है। हालांकि पशुओं के चारे की एक फसल इधर भी होती है रबी के अंदर। तीसरा पॉइंट कौन सा है? जायद। जायद के अंदर खरबूज, तरबूज, सब्जियां, ककड़ी या जो खीरे, और पशुओं का चारा। ये जनरली ये अधिक दिया जाता है। पशुओं का चारा किस फसल में तैयार होता है? इसमें मास्क मिलन के रूप में तरबूजा, वाटरमेलन, सब्जियां हैं, वेजिटेबल क्रॉप्स, अपने क्यूकम्बर यानी जो ककड़ी श्रेणी की जो फसलें होते हैं। पशुओं का चारा, एनिमल फॉडर क्रॉप्स। ज्वार अलग होता है। हाँ, ज्वार बोया जाता है, पशुओं के चारे के अंदर भी मिक्स किया जाता है, और अपन जो मिक्स अनाज खाते हैं ना, जो मिक्स करके उसमें भी ज्वार को खाते हैं। गर्मियों के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में ज्वार की राबड़ी बनाई जाती है। जो राबड़ी वगैरह बनाते हैं ना, छाछ वगैरह के साथ घोल के, उसमें ज्वार का आटा, कई बाजरे को यूज करते हैं। तो कई लोग ज्वार की जो ज्वार और बाजरे की दोनों की मिक्स राबड़ी बनाते हैं। कई मक्के की बनाते हैं, मक्के की, जिसको आजकल तो शॉर्ट में राबड़ी को राब और बोलने लग गए। राबड़ी को क्या बोलते हैं? बड़े होटल वगैरह में जो जनरली मैं ये कहता हूँ कि अड़ी तो राजस्थान के कल्चर का पार्ट है। जैसे गाय हमारे गावड़ी है, लुगाई लुगावड़ी है, राब हमारे राबड़ी है, वैसे एक ही होता है। भाई पशुओं वाले में क्या, दाने को निकालते नहीं है, मिक्स ही काट के उसको खिला देते हैं। भाई जैसे जौ का नहीं होता क्या, जौ का दाना, तो जो जौ का दाना है वो भी अपन उसमें क्या करते हैं, उसकी जो चरी वगैरह होती है ना पशुओं की, उसमें गीला करके वो खिला दिया जाता है सीधा का सीधा, और इंसानों के लिए वो दाने को निकाला जाता है। सर केसर कौन सी फसल? फसल नहीं होती, प्लांट होता है केसर का। तो जम्मू एंड कश्मीर की और जो छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं वहाँ, तो ये स्पेसिफिक इन्वायरमेंट है जम्मू एंड कश्मीर का, वहीं तैयार होता है। उसके केसर वगैरह ये फूल लगते हैं, उस फूल के अंदर जैसे वो आते हैं, केसर का जो, जैसे उस फूल को निकाल के और उसमें से जो फूल के पार्ट हैं वो काटे जाते हैं। और आपने देखा होगा केसर के हल्के से 100 ग्राम या 50 ग्राम, 100-50 ग्राम तो बहुत दूर की बात है, 1 ग्राम 2 ग्राम, 1 या 2 ग्राम के जो भाव होते हैं वो 300, 350, 500, ये 1 ग्राम के हैं। इसका मीनिंग नशे के अंदर एक कहा जाता है, जो ये अपने कल नशे वाली क्लास पढ़ी होगी आपने, है ना? तो इसके अंदर ये सूखे नशे वगैरह जो होते हैं ना, जैसे हीरोइन वगैरह, इनके जो, तो इनके बराबर होता है केसर के भाव। या एक बहुत अच्छे डायमंड का जो भाव और केसर का भाव एक जैसा होता है। मैंने नहीं कहा था कि राजस्थान में हीरा जहां से उत्पादित होता है वो केसरपुरा, हीरे की कीमत अधिक होती है और केसर की कीमत भी अधिक होती है। तो केसर हमारे यहाँ के एनवायरनमेंट में नहीं होता।
अब हमारे यहाँ एक्सीलेंस सेंटर लगाने की बात चल रही है कि केसर के कुछ फार्म हाउस गवर्नमेंट है वो तैयार करवाएगी। अगर इस एनवायरनमेंट में पॉसिबल हो पाया तो बोने का प्रयास कर रहे हैं। भाई उतने बढ़िया तो नहीं होने जितने जम्मू कश्मीर में होते हैं। जम्मू कश्मीर का 99% जो केसर है फॉरेन एक्सपोर्ट होता है। अपने यहाँ तो जो बिल्कुल नकली डुप्लीकेट कलर चढ़ा हुआ वो आता है अपने। अपने तो वो बेबी सेफ्रन वो एक बिकती है ना, वो फेमस है अपने। तो इसका मीनिंग है कि वो जो बिल्कुल थर्ड क्लास वाला, जैसे अपने यहाँ जो चाय अपन सोचते हैं कि भाई ताजमहल पीता हूँ, रेड लेबल पीता हूँ, इंडिया में सबसे घटिया बची हुई जो चाय है वो अपने मार्केट में बिकती है। बाकी सबसे बढ़िया क्वालिटी की चाय लगभग 8,000 9,000 रुपए किलो होती है, जो कंप्लीट ज्यादातर 80 से 90% यूरोपियन कंट्रीज को और अमेरिकन कंट्रीज को सप्लाई होती है। बढ़िया क्वालिटी चाय 9,000 रुपए की चाय कौन पिएगा बताओ। अपने तो बाग बकरी, लाल घोड़ा, काला घोड़ा, बहुत बढ़िया ब्रांड पे जाएंगे तो फिर रेड लेबल हो जाएगी, ताजमहल हो जाएगी, और या फिर ताजा हो जाएगी। रब सर्दियों में होता है केसर, सॉरी, केसर जैसे रब्बी वाला टाइम होता है उस टाइम पत्ते झड़ जाते हैं। जैसे ये जो सीजन चल रहा है इस सीजन के अंदर केसर के फूल शायद इस टाइम आते हैं, क्योंकि रब्बी के अंदर जैसे मैं जम्मू एंड कश्मीर गया था उस टाइम उन्होंने बताया था कि ये केसर के बागान है। अभी तो इनके ऊपर बर्फ जमी हुई है। जैसे ही आप गर्मियों की ऋतु के अंदर आओगे तब इसके अंदर फूल आते हैं और दूर से ही महकता है। भाई जैसे आप यहाँ से निकलोगे तो उन्होंने बताया था, टूरिस्ट जो गाइड थे उन्होंने कहा था ये केसर के बागान या बगीचे हैं। तो अभी तो ये बर्फ से, जैसे लेवेंडर के प्लांट जो होते हैं, तो लेवेंडर का प्लांट है कि अभी यहाँ कोई पौधा नहीं दिख रहा, पूरी चारों ओर बर्फ दिखाई देती है। तो पौधों के ऊपर भी बर्फ कवर हो चुकी होती है। कि जैसे ही आप गर्मियों में आओगे तो लेवेंडर का प्लांट है, आप 500 मीटर की दूरी पे भी हो तो फिर बाद में उस एनवायरनमेंट में एक अलग सी महक रहती। तो कश्मीर के ऊपर तभी तो इतने सारे गाने बने हुए हैं पुराने वाले। हाँ जी। भाई मैं ए आर रहमान नहीं हूँ, मेरी आवाज़ वैसे अमरीश पुरी जैसी है, तो ऐसी आशाएं मेरे से नहीं करें आप लोग। मेरी आवाज़ रात को टाबरों को डराने के काम आती है। भाई आपको ऐसी सुरीली आवाज़ लगी मेरी आपको? हाँ? क्या चीज़? अमरीश पुरी की गाना गया था, ये है मेरा इंडिया, उसमें भी ऐसा ही था। दिल जले में गया, अच्छा मटकी को बजाते हुए, दिल जले, दिल जले हैं। यहाँ तो सब ही दिल जले हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे पढ़ने की नीयत नहीं रहती तुम्हारी कई बार, मेरी भी पढ़ाने की नहीं रहती कई बार। हाँ। लिखो, मौसम के आधार पे तो कंप्लीट हो गया ना अपने तीनों प्रकार। तो खरीफ, रबी और जायद। अब इनके यूजेज के अकॉर्डिंग, तो उपयोग के आधार पे कोई फिक्स प्रकार नहीं होते कभी। तो इम्पोर्टेंट यूजेज तो लगभग समझ में आ गए आपके, क्योंकि अपन ने लिखा ही इनको यूजेज के अकॉर्डिंग है। जैसे अनाज फसल खाने के रूप में उपयोगी, दलहन फसल दालों के रूप में या लैंड फर्टाइल क्रॉप्स के रूप में, भूमि उर्वर फसलों के रूप में, तिलहन फसलें तेल उत्पादन के रूप में, कैश क्रॉप्स जिनसे आमदनी अधिक और इंडस्ट्रीज में ज़्यादा सप्लाई हो। कुछ फसलें अपनी कवर नहीं हो पाई, जैसे रेशेदार के नाम से नहीं लिखे अपन ने, तो जो कैश क्रॉप्स अपने जो कपास है वो अपने आप में एक रेशेदार फसल है। अच्छा, इसमें खरीफ में जो रेशेदार फसलें उसमें एक जूट नहीं लिखी। जूट राजस्थान में होती भी नहीं, वैसे पूछते नहीं, वेस्ट बंगाल में होता है। जूट का रंग वैसा होता है जैसा कि आपके सामने बेंच का कलर जो है गोल्ड जैसा, उसको कहा जाता है गोल्डन फाइबर, सुनहरा रेशा कहा जाता है जूट को। यहाँ लिखवा देंगे वो रेशेदार में। एक पेय फसलें, तो पेय फसलें यहाँ आ तो गई हैं, लेकिन कुछ पेय हैं जो हमारे यहाँ उत्पादित नहीं होती, जैसे कॉफी उत्पादित नहीं होती, चाय उत्पादित। तो आपसे बाई चांस एग्जाम्पल पूछ लें पेय फसलों के 4 एग्जाम्पल बताओ, तब आप इजीली बता पाओ, इसलिए यूजेज वाला थोड़ा पार्ट ये कवर कर लेते हैं। तो 4-5 यूज के अकॉर्डिंग अपन फसलों के नाम लिखेंगे। तो इसमें नेक्स्ट लिखो, उपयोग के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज, यही था ना हेडिंग,
उपयोग के आधार पर। ऑन बेसिस ऑफ यूजेस, उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पे फर्स्ट लिखो। अनाज या खाद्यान्न फसल। अनाज का मीनिंग तो सिर्फ यही होता है, फूड क्रॉप्स। खाद्यान्न थोड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है। खाद्यान्न में अनाज और दालें दोनों शामिल होती हैं, लेकिन अपने खाद्यान्न को जब एग्जाम में पूछा जाता है तो उसका मीनिंग अनाज ही होता है। कि राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न बताओ, तो इसका मीनिंग अपने को अनाज का नाम ही बताना होता है। जैसे भारत का या विश्व का प्रमुख खाद्यान्न या अनाज चावल को माना जाता है, जबकि राजस्थान में प्रमुख अनाज या प्रमुख खाद्यान्न बाजरे को माना जाता है। बाकी खाद्यान्न में अपने आप में दोनों शामिल होने चाहिए, अनाज प्लस दालें। तो जो अपना इकोनॉमिक रिव्यू में जो रिकॉर्ड लिखा हुआ आता है उसमें पता लगता है कि खाद्यान्न में दोनों शामिल होते हैं, क्योंकि एक में तो होता है टोटल फूड क्रॉप्स यानी कुल अनाज फसलें, नीचे लिखा हुआ था कुल दलहन फसल, कुल दालों का जो वेट कितनी उत्पादित हुई है वो लिखा। फिर थर्ड वाला लिखा हुआ रहता है कुल खाद्यान्न फसल, और उन दोनों का टोटल लगा के नीचे लिखा हुआ रहता है। तो इसका मीनिंग खाद्यान्न फूड ग्रेन का मीनिंग होता है फूड क्रॉप्स प्लस पल्सेज क्रॉप्स। अनाज फसलें बराबर दालें बराबर खाद्यान्न। तो खाद्यान्न अपने आप में एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है, वो इकोनॉमिक रिव्यू में समझ में आएगा आपको। यहाँ तो जनरली हम एक ही मान लेते हैं, क्योंकि जनरली क्वेश्चन अपने एक मानते हुए ही दिया जाता है, बाकी फर्क होता है दोनों में। तो अनाज फसलों की इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? खाद्यान्न फसल या अनाज फसल, वे फसलें वे फसलें जो खाने या भोजन के रूप में उपयोगी होती। दोज क्रॉप्स विच आर यूजफुल विच आर यूजफुल एज फूड। वे फसलें जो भोजन या खाने के रूप में उपयोगी होती। दोज क्रॉप्स विच आर यूजफुल एज फूड आर कॉल्ड या आर नोन एज फूड ग्रेन्स। जो खाने या भोजन के रूप में उपयोगी होती हैं उन्हें खाद्यान्न या अनाज फसलें कहा जाता है। तो एग्जाम में डेफिनेशन कोई नहीं पूछने वाला। वे फसलें जो खाने या भोजन के रूप में उपयोगी होती हैं। दोज क्रॉप्स विच आर यूजफुल एज फूड आर कॉल्ड या आर नोन एज फूड ग्रेन्स। एग्जाम्पल एग्जाम्पल आप इजीली लिख दोगे, क्योंकि अभी लिखवाए हैं थोड़ी देर पहले आपको। एग्जाम्पल तो आप विद सीजन लिख दोगे, ऋतुओं के अकॉर्डिंग भी लिख दोगे। खरीफ में तो कौन कौन से अनाज हैं? ज़्यादा इधर ही हैं खरीफ में। बाजरा है, चावल है, ज्वार है, मुख्यतः मक्का। रागी को नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, रागी मुख्य उत्पादन राजस्थान का नहीं, कर्नाटक का अधिक उत्पादन है। रबी, तो रबी में अपनी मुख्य फसल कौन सी होती है? तो रबी में मुख्य फसल गेहूं होती है अपने। जौ को कम एरिया में बोया जाता है, डिमांडिंग कम होता है जो। देखो बिना कंडीशन के अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का प्रमुख अनाज बताइए, प्रमुख खाद्यान्न बताइए, तो आंसर रहेगा बाजरा। और कंडीशन में ये दे दिया कि राजस्थान में रबी का प्रमुख अनाज बताओ, तो रबी में अनाज ही दो ही होते हैं, गेहूं और जौ। अब दोनों में से मेन कौन सा है? तो अपने को पता है कि मेन अपन गेहूं खाते हैं। तो अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग दिया तो आंसर फिर वही रहेगा, यानी रबी का मुख्य अनाज पूछ लिया तो फिर गेहूं। और अपने को ऋतु में बाउंड नहीं किया गया, सीजन में अपने को बांधा नहीं गया, सिर्फ पूछा गया मेन बताइए कौन। तो मेन अपने लिए बाजरा। जबकि इंडिया में मेन फूड ग्रेन, तो इंडिया में या वर्ल्ड के अंदर मेन फूड ग्रेन होता है चावल। भारत का भी और विश्व का भी प्रमुख अनाज चावल ही होता है, क्योंकि चावल इंडिया में अगर आप देखोगे
गेहूं का एरिया देख लो, भारत का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, सिर्फ ये गेहूं खाता है। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, एमपी, कुछ गुजरात और बाकी राजस्थान। बाकी इस साइड में ईस्ट यूपी चले जाओ, बिहार चले जाओ, वेस्ट बंगाल चले जाओ, सेवन सिस्टर में कहीं चले जाओ, इधर सदर्न इंडिया में कहीं पे भी चले जाओ आप, सदर्न इंडिया चावल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया ये वाला ये चावल, सिर्फ गेहूं वाला एरिया अपने वाला है। वो रोटी वैसे खाते हैं जैसे अपन चावल खाते हैं, जैसे दीपावली पर, होली पर। इसका मीनिंग है उनके रोटियां कभी बनाई भी जाती हैं तो उस तरीके से सीजनल, यानी कोई त्योहार विशेष आ गया तो हो सकता है किसी ने कह दिया हो कि भाई गेहूं की रोटी भी खा के देखते हैं, जैसे अपने होता है ना भाई चावल बना लिए जाए, तो वैसे होता है। यहां से लेके फिर आप कंटिन्यूस आगे तक चले जाओ जापान तक, जापान के भी ऊपर तक चले जाओ, पूरा चावल है। चाइना पूरा चावल, जापान पूरा चावल, बांग्लादेश चावल, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, और ये वाला जो पार्ट, विश्व का 50% पॉपुलेशन है इधर। इस कारण कहा जाता है साउथ ईस्ट एशिया इज नोन एज राइस कल्चर। दक्षिणी पूर्वी एशिया की संस्कृति को चावल संस्कृति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका प्रमुख अनाज चावल या राइस होता है, तो राइस इनका मेन फूड ग्रेन होने के कारण ये चावल संस्कृति कहलाता है, जिसमें मुख्यतः इस साइड में गंगा गोदावरी कृष्णा से लेके हांगहो और यांगटी से क्यांग तक, यानी चाइना तक कंटिन्यूस चावल का बेल्ट है। क्या चीज? गेहूं का जैसे देखो एक ट्रेंड होता है क्रॉप्स का। फॉर एग्जाम्पल पहले अपन ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे तो अपने लिए पहले गांव के लोगों से पूछो भाई, चाय नाम की चीज बहुत, अगर आप लगभग 50 और 55 ईयर्स पहले की बातें करोगे, आप कभी दादाजी और नाना जी या किसी बूढ़े बुजुर्ग के पास बैठ के देखना, अपने पापा से ही पूछ लेना, लगभग इस उम्र के आसपास तो हैं, तो उनसे पूछोगे कि आपके बचपन में आपने चाय पी है क्या, तो उनके बचपन में चाय नहीं थी। गाँव के अंदर बहुत कम ऐसे घर हैं जिनके घरों में चाय पहुंची थी। तो इसका मीनिंग है ये जो नशे हैं ये अपने स्वतंत्रता के बाद में ज़्यादा और बढ़ गए। बाकी जनरली पहले यूरोप वाले ब्रिटिश जो लोग हैं वो चाय इतनी उत्पादित करवाते थे जितनी यूरोप निर्यात करनी होती। भारत के अंदर चाय के, भारत में तो था छाछ राबड़ी दही, ये था सुबह पहले। तो पहले के लोगों की एज देखो आप, भाई 90 से कम, यूं गिना करते थे भाई इसने 90 टच कर दिया, इसने 95, इसने शतक लगा दिया, ये 102, ये 103। अब 60 लगा देते हैं तो भी अपन कहते हैं कोई बात नहीं, बूढ़ा आदमी था। तो अब 60 वाला बूढ़ा कैसे? और पहले पहले 90 तक लोग, 70-80 के लोग तो खेतों में काम किया करते थे, 70-80 साल के। अब 50 साल के बाद तो हॉस्पिटल में रहता है आदमी ज्यादातर, और कई तो अपनी वाली उम्र में ही आने लग जाते हैं इस टाइम में। सर महीने में 2 बार तो चेकअप करवाना ही पड़ता है। तो ये वाली फसलें धीरे धीरे अपने लाइफ स्टाइल में ऐड, जैसे अपने जनरली कई बार होता था, जैसे हमारे बचपन की बातें उसमें, जैसे ननिहाल जाते तो जैसे जमाई आता तब वो गेहूं की रोटियां बनती थी, तो फिर यूँ लगता था आज पापा के साथ बैठ के खाएंगे, तब उनके लिए गेहूं की रोटियां बनाई जाती। बाकी तो टाबरों को तो ये बाजरे के टायर दिए जाते हैं मोटे मोटे। भाई ढंग से अगर कोई रोटी बनाओ तो 4-5 बाजरे की रोटियों को जोड़ दो तो मारुति सुजुकी का टायर बन जाता है। लास्ट में नोट में लिखे इसमें। प्रमुख खाद्यान्न फसल, मेन फूड ग्रेन। प्रमुख खाद्यान्न फसल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना, राजस्थान के अकॉर्डिंग आंसर अलग रहेगा और दूसरी तरफ इंडिया और वर्ल्ड, इनमें आंसर सेम रहेगा। मेन फूड ग्रेन, प्रमुख खाद्यान्न, तो प्रमुख खाद्यान्न राजस्थान के अकॉर्डिंग अगर पूछा गया तो आंसर क्या देना है? बाजरा। और भारतीय विश्व के अकॉर्डिंग अगर पूछा गया है तो चावल।
देश में आज भी राजस्थान बाजरा, इंडिया का लगभग 40 से 45% बाजरा अकेला राजस्थान उत्पादित करता है। इसका हम प्रमुख अनाज आज भी मानते हैं। बाकी गेहूं में हमारी टॉप 3-4 में कोई रैंक नहीं है। हमसे कहीं अधिक गेहूं यूपी तो सबसे ज्यादा करता है। पंजाब का गेहूं अपने से ज्यादा, हरियाणा अपने से आगे, छोटा सा राज्य, एमपी हमसे आगे। तो जिनका गेहूं ज्यादा प्रसिद्ध है वो एमपी का गेहूं ज्यादा प्रसिद्ध है। एक रेड व्हीट आता है, लाल गेहूं आता है। हालांकि आजकल तो अपने वाला भी खूब चल रहा है, मरु गेहूं, एमजी मरु गेहूं, जिसको एमजी 90 के नाम से जानते हैं, जो बीकानेर के किसान ने डेवलप किया, जिसको कहा जाता है ब्लैक व्हीट। ये आगे गेहूं की वेराइटीज हैं, उसमें लिखवाएंगे आपको, हाई यील्डिंग वेराइटीज में इसको काला गेहूं कहते हैं। सामान्य गेहूं से जनरली इसको कहा जाता है कि लगभग 3 या 4 टाइम मल्टीपल कर लो, इतने भाव रहते हैं। तो सामान्य गेहूं की बोरियां जो लगभग 2, 2.5 या 3 हज़ार में आ जाती हैं, इसके आती है लगभग 10 हज़ार में एक बोरी। ये हालांकि एक तो ब्लैक व्हीट होने के कारण ज़्यादा फेम मिल गई इसको, और उन्होंने जब स्टार्टिंग में कहा कि इसके ये गुण है वो गुण है, बाद में इसके ऊपर रिसर्च भी है, तो वैज्ञानिकों ने कहा कोई बहुत ज़्यादा जेनेटिक चेंजेस नहीं है। अभी इसको तो फेम इसके कलर के कारण मिल गई कि ब्लैक व्हीट होने के कारण लोगों को लगा कि बहुत पौष्टिक है, कई बीमारियों का उपचार है। तो कहा कि इसमें भी गुलेटिन की मात्रा। तो जनरली गेहूं में जो गुलेटिन जो होता है ना, एलर्जेटिक फूड होता है, गुलेटिन जिनमें होता है। आजकल तो कई रेस्टोरेंट वाले और लिखने लग गए हैं गुलेटिन फ्री। इसका मीनिंग जिनको गुलेटिन या गेहूं से एलर्जी होती है, तो गुलेटिन फ्री व्हीट, सॉरी, जो फूड है वो भी अवेलेबल है। यानी कईयों को अगर इससे एलर्जी होती, तो लोगों में एक बड़ी एलर्जी का रीज़न ये है क्योंकि हमारे जो मुख्य अनाज जो बाजरा है, उसका धीरे धीरे हमने यूज, वो तो मुख्य अनाज तो किताबों में रह गया बस, जैसे अब लिखवाने के काम में आ रहा है ना, ऐसे ही खाने के काम आ रहा है। तो इसका, सॉरी, ऐसे खाने के काम नहीं आ रहा। मीनिंग है कि अब ये खाद्यान्न अपने किताबों में है। बाकी अनाज के तौर पे आप में से ये बताओ जो यहाँ बैठे हैं, वो बाजरे का सेवन रोज कौन करता है आप में से? एक। तो इसका मीनिंग है 1% भी नहीं है। अपन कम से कम 400 तो बैठे होंगे ना, तो 400 में से 4 स्टूडेंट भी नहीं है। तो इसका मीनिंग, अब वो बताओ जो गेहूं का यूज करते हैं, सभी करते हैं। तो इसका मीनिंग यूज प्रैक्टिकली तरीके से यूज किसका हो रहा है? गेहूं का। तो लोगों में एलर्जी इस कारण बढ़ रही है। एक पहले के लोगों में देखो एलर्जी नहीं थी इतनी। तो अपन एलर्जेटिक फूड खाते हैं, गुलेटिन, जो बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमताएं होती हैं उसको कम कर देते हैं। अब जो मोटा अनाज है, पुराना, जो रागी है, बाजरा है, या कोदो है, कोदो वगैरह, ये कुछ प्लांट वगैरह होते हैं, उनके जड़ों से निकाले जाते हैं कुछ। तो जैसे कोदो फूड है, तो इनको जो खाते हैं तो ये अपने बॉडी के अंदर एंटीबॉडी डेवलप करते हैं, यानी एलर्जी डेवलप नहीं करते। तो अपनी जो एंटीबॉडी होती है, यानी पौष्टिक अनाज इसीलिए कहा गया है इनको, मोटे अनाज को। जबकि अपन बढ़ रहे हैं गेहूं की और जौ की ओर, जो कि ठीक नहीं है। जो पीने के रूप में, गेहूं खाने के रूप में। नेक्स्ट लिखो दलहन। नेक्स्ट लिखिए दलहन फसलें, भूमि उर्वर फसलें। पल्सेज क्रॉप्स और लैंड फर्टाइल क्रॉप्स। इसमें लिखिएगा वे फसलें जो भूमि की उर्वरता को बढ़ाती हैं। Those crops which increase the fertility of land, एग्रीकल्चर लैंड। वे फसलें जो भूमि की या कृषि भूमि की उर्वरता को बढ़ाती हैं। Those crops which increase the fertility of agriculture land are known as या are called land fertile crops और pulsage crops। वे फसलें जो भूमि की उर्वरता को बढ़ाती हैं
या कृषि भूमि लिख दो, मीनिंग है कि भूमि की उर्वरता को बढ़ाती हैं, उन्हें भूमि उर्वर या दलहन फसलें कहा जाता है। Those crops which increase the fertility, which increase the land fertility are known as land fertile और pulsage crops। उन्हें भूमि उर्वर एवं दलहन फसलें कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब इसमें उपजाऊपन वाली फसलों में अरहर का नाम नहीं लिखना आपको, क्योंकि दलहन में तो है अरहर, लेकिन ये उपजाऊपन को नहीं बढ़ाएगी। तो इसमें खरीफ में तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास, मूंग है, मोट, शेखावाटी की और होने वाली दालों में एक चौला है, एक मुख्यतः जो ब्लैक ग्राम यानी उड़द की दाल। मसूर, चना और मटर। अब आपसे पूछा जाए राजस्थान की प्रमुख दाल कौन सी? राजस्थान की प्रमुख दाल चना। वो अपने दालों में यूज जो होती है उससे भी पता लग जाएगा, हॉस्टल में भी ज्यादातर यही बनती है। नाम ही मिलता है, बाकी तो डूब के दो दाने मुश्किल से मिले अपने को। तो इसका मीनिंग है, हाँ, मिर्च ज्यादा मिलेंगे और चने कम मिलेंगे। तो इसमें लास्ट में नोट में लिख दीजिएगा। राष्ट्रीय स्तर पे कोई प्रसिद्ध प्रमुख दाल नहीं मानी जाती, लेकिन राजस्थान की प्रमुख दाल किसको माना गया है? चने को। तो इसमें स्टेट के लेवल पे लिख पाओगे आप, तो नोट में लिख दीजिए राजस्थान की प्रमुख दलहन फसल, मेन पल्स क्रॉप्स ऑफ राजस्थान स्टेट इस ग्राम। राजस्थान की प्रमुख दलहन फसल चना। मेन पल्स क्रॉप्स ऑफ राजस्थान स्टेट इस ग्राम, राजस्थान की प्रमुख दलहन फसल। तो दलहन को अंडरलाइन कर दो और चने को अंडरलाइन कर दो। इसके बाद में नंबर 3 पे लिखे तिलहन फसल। तो तिलहन या ऑयल सीड क्रॉप्स में वे फसलें जिनसे तेल प्राप्त होता है। Those crops from which oil is obtained। Those crops from which oil is obtained are known as या are called ऑयल सीड क्रॉप्स। वे फसलें जिनसे तेल प्राप्त होता है उन्हें तिलहन फसलें कहा जाता है। Those crops from which oil is obtained are known as oil seed crops। For example, उदाहरण, उदाहरण दोनों याद है हमको, खरीफ में थोड़े ज्यादा है। तेल प्राप्त होने वाली फसलों में एक तो खुद तिल है, सेसमी क्रॉप्स, मूंगफली, सब्जी के रूप में एक सोया ऑयल को भी अपन ठीक यूज करते हैं, सोयाबीन। ग्राउंड नट क्रॉप्स, मूंगफली,
सोयाबीन क्रॉप्स, सोयाबीन के अलावा एक सनफ्लावर ऑयल, ये भी एडिबल ऑयल के रूप में काम में लिया जाता है। अरंडी, ये मेडिसिनल यूज होता है, खाने में काम में नहीं लेते अरंडी को। कैस्टर ऑयल। बाकी रबी के अंदर सब्जी बनाने में जो सबसे पहले यूज किया था अपन ने, मस्टर्ड या सरसों। उसके बाद में सरसों का ये एक बारीक दाना होता है राई। अलसी का तो जीवन भर तेल निकलता है, अलसी। और एक तारा मीरा और बताया था मैंने। ये एग्जाम्पल निकालना थोड़े मुश्किल हो जाता है मेंस में। तिलहन इंपॉर्टेंट कर देना, क्योंकि तिलहन फसलों में राजस्थान सबसे अग्रणी स्टेट। ऑल ओवर ऑयल सीड क्रॉप्स में इंडिया में राजस्थान के रैंक फर्स्ट है, क्योंकि इसमें हमारी सरसों के अंदर तो फर्स्ट रैंक है, मूंगफली में सेकंड है, सोयाबीन में थर्ड। और राजस्थान की प्रमुख तिलहन फसल कौन सी मानी गई है? सरसों। तो लास्ट में नीचे नोट में लिखिएगा। यहाँ जो लिखा ना उदाहरण, यहाँ पे लिख देना 15 वर्ड्स। 15 वर्ड का मीनिंग है कि तिलहन फसलों के किन्हीं 4 के एग्जाम्पल खरीफ में और किन्हीं 4 के रबी में बताइए। तो ये थोड़े टफ क्वेश्चन हो जाते हैं, तो ये टारगेट करके पूछा जा सकता है, क्योंकि तिलहन में राजस्थान एक अग्रणीय राज्य है। एनी 4 क्रॉप्स बोथ सीजन, दोनों सीजन की बतानी है, कोई भी 4-4। उधर तो टोटल मिलते ही 4 ही हैं, इधर तो फिर भी ठीक है, ऑप्शन 5 है। राजस्थान की प्रमुख तिलहन फसल, मेन ऑयल सीड क्रॉप ऑफ राजस्थान इज मस्टर्ड। राजस्थान की प्रमुख तिलहन फसल सरसों। तो ये प्रमुख तीनों जो यूजेज हैं वो तो हो गए, अनाज के रूप में, दाल के रूप में और तिलहन के रूप में। अब नेक्स्ट लिखिएगा, रेशेदार फसलें, फाइबर क्रॉप्स। इसमें मेरे हिसाब से सीधे एग्जाम्पल ही लिख दो इसमें। डेफिनेशन भी यही होगी, जिनसे रेशा प्राप्त होता है, फाइबर तैयार किया जाता है, वो फाइबर क्रॉप्स। तो डेफिनेशन कोई नहीं पूछने वाला इनकी। तो रेशेदार फसलें, फाइबर क्रॉप्स। फाइबर में रेशा किस किस का निकलता है? एक तो कॉटन का निकलता है, सबसे ज्यादा डिमांड में यही होती है। इसके अलावा जूट, जूट को लोकल लैंग्वेज में एक नाम और भी देते हैं, पटसन, सन या पटसन। इसमें कपास का जो रंग होता है वो कैसा होता है? वाइट होता है। उसके आगे ब्रैकेट में लिख दो वाइट गोल्ड, सफेद सोना। क्योंकि क्रॉप्स में जिनसे आमदनी ज्यादा प्राप्त होती है उनको उनके रंगों के अकॉर्डिंग भी जानते हैं। जैसे कॉटन से अधिक आमदनी प्राप्त होती है, तो कॉटन का रंग सफेद होने के कारण उसकी तुलना की गई है व्हाइट गोल्ड से, सफेद सोने से। जैसे जूट या पटसन, इससे भी अच्छी आमदनी प्राप्त होती है, इसका रंग होता है गोल्ड जैसा, इस कारण इसको गोल्डन फाइबर, सुनहरा रेशा कहा जाता है इसको। कपास में व्हाइट गोल्ड, ये गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा। ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, सुनहरा रेशा कौन सी फसल को कहा जाता है? पटसन या जूट को। इसके अलावा बेम्बू या बांस भी फसल के रूप में बोया जाता है, एक घास या ग्रास होती है। पहले तो प्लांट में था, प्लांट से हटा दिया गया है, अब ये ग्रास की कैटेगरी में आ गया है, एज ए क्रॉप्स के तौर पे अपनाया गया है।
और आदिवासी इसको अधिक बोते हैं। इस कारण आदिवासियों का ग्रीन गोल्ड होता है, हरा सोना होता है। तो बेम्बू या बांस ब्रैकेट में लिखना चाहो लिख दो, ग्रीन ग्रीन गोल्ड, हरा सोना। तो प्लांट कैटेगरी से इसीलिए हटाया गया कि किसानों को बोने के लिए और काटने के लिए अनुमति नहीं लेनी पड़ी। तो अदरवाइज तो पहले वेजिटेशन या प्लांट का पार्ट था, अब सिर्फ ग्रास का पार्ट। तो ग्रीन गोल्ड ऑफ ट्राइब्स, आदिवासियों का हरा सोना। यह किस फसल को या घास को हरा सोना कहा जाता है? तो बेम्बू को कहा जाता है। बेम्बू की जो बारीक जो तार है उनको निकाल के, और मुख्यतः जो लीलन क्लॉथ बनते हैं, लीलन के कपड़े, उसमें यूज होता है। और उनको निकालना थोड़ा कॉस्टली होता है, उससे जो रेसे होते हैं बेम्बू या बांस के, तो इस कारण उनको निकालना कॉस्टली होता है। इस कारण जो लीलन वगैरह के जो कपड़े बनते हैं अपने महंगे होते हैं। उसमें फ्लेक्स होता है, उस फ्लेक्स का यूज भी होता है। अलसी, तो अलसी भी अपने आप में एक रेशेदार फसल मानी जाती है। जो बीज होते हैं वो तो अलग है, बाकी प्लांट से रेसे भी निकलते हैं, उसके पौधे से रेसे भी निकलते हैं। जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं वो फ्लेक्स के रेसे को अधिक यूज करते हैं कपड़े के अंदर। अलसी। और इसमें सबसे ज्यादा यूज क्या होता है? कपड़ा बनाने में सबसे ज्यादा डिमांड होता है कॉटन की। आप जितने भी क्लॉथ की दुकान पे, कपड़े की किसी भी दुकान पे चले जाना, 95% आपको क्लॉथ किसका मिलेगा? कॉटन का। तो सबसे ज़्यादा डिमांड कॉटन के, प्रोडक्शन भी कॉटन का ज़्यादा होता है। इस कारण जो कॉटन क्लॉथ्स हैं वो ज़्यादा तैयार किए जाते हैं। मीनिंग है रेशेदार फसलों में सब चारों ऑप्शन यही मिलेंगे। सबसे प्रमुख रेशेदार फसल, आंसर रहेगा कॉटन। लिख दीजिए नोट। मेन फाइबर क्रॉप्स, ये चाहे राजस्थान की मानो चाहे इंडिया की मानो, हर जगह यही है। प्रमुख रेशेदार फसल प्रमुख रेशेदार फसल आगे डेस करके कॉटन या कपास। मेन फाइबर क्रॉप्स। ये प्लांट क्रॉप्स नहीं होती, कुछ ये प्लांट या जड़ें होती हैं कुछ पौधों की, उनके जड़ों वगैरह से ये कुछ प्राप्त किए जाते हैं। कांगनी, कोदो वगैरह ये प्रॉपर प्लांट नहीं होते। और कुछ इसमें से होते हैं बाजरे की कैटेगरीज होती हैं, तो वो उन्हीं क्रॉप्स के पार्ट होते हैं, खरीफ वाली में होते हैं जनरली ज़्यादा। और कुछ प्लांट के पार्ट से होते हैं। तो इसका मीनिंग है जो मिलेट ग्रेन्स होते हैं वो सारे एज ए क्रॉप्स के तौर पे तैयार नहीं होते, कुछ प्लांट के तौर पे भी तैयार होते हैं। ये खुद क्रॉप्स हैं, प्लांट के पार्ट हैं। जैसे रागी, रागी भी इसी में आती है। बाजरे, बाजरा भी इसी कैटेगरी में आता है। तो ऐसे लगभग आपके 10-12 हैं जो यूएनओ ने एक लिस्ट दे रखे है, साइंस में आती हैं आपके, उसमें लिखवाएंगे सर आपको। तो इसमें जैसे 4-5 एग्जाम्पल लिखेंगे, अपन भी लिख लेंगे यहाँ पे कि जो मोटा अनाज या मिलेट ग्रेन्स के रूप में प्रमुख फसलें ही है, जो आरएस प्रीलिम्स में जो आई थी ना। लेकिन ये बाकी आपके अलग है, इसका मीनिंग ज्योग्राफी से नहीं है। ये पौष्टिक अनाज करके एक टॉपिक है साइंस में आपके, संतुलित आहार, उसके अंदर दिए हुए हैं, उसमें आता है। टू 2017 में, 17 में किया था, और आरएस प्रीलिम्स 18 में पूछ लिया था ये, उसी टाइम पूछा था। हाँ हाँ, नरमा कपास की ही एक हाइल्डिंग वैरायटी होती है। जैसे जनरली कुछ कहते हैं ना प्रसिद्ध ब्रांड या कोई फेमस टैग जो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन सुबह पहले क्या करते हैं, तो कईयों के मुंह से अभी निकला कोलगेट, तो कोलगेट नहीं, कई बार पेप्सोडेंट से भी करते हैं, लाल दंत मंजन से भी करते हैं। लेकिन वो कोलगेट इसलिए बन गया क्योंकि कोलगेट एक प्रसिद्ध ब्रांड है। इस कारण वो जो सुबह पहले करते हैं वो 99% लोग ये कहते हैं कोलगेट कर लिया क्या। अब चाहे करो चाहे किसी से ही, वो कोलगेट ही हो गया। टूथपेस्ट कहते हैं उसको। सबसे पहले क्या करते हैं, दंत दंत ब्रश वो करते हैं अपन, दंत मंजन। तो हाँ, दंत ब्रश नहीं, हाँ
दंत मंजन, इसका मीनिंग है टूथपेस्ट किया जाता है, ना कि कोलगेट। तो कोलगेट तो प्रसिद्ध ब्रांड है, इसका कोलगेट है। वो दंत कांति से करोगे तब भी कोलगेट ही बोलते हैं अपन। तो सेम वैसे ही है कि हरियाणा और गंगानगर हनुमानगढ़ उस साइड में कपास की एक हाइल्डिंग वैरायटी है, नरमा, बढ़िया क्वालिटी का बीज है, उसको अधिक बोया जाता है। अब धीरे धीरे लोगों के कपास के नाम पे वही आ गया नरमा। जैसे गांव में नहीं कहते कि लोग कपड़ा धोने वाले को कहते हैं सरफ, अब वो चाहे निरमा हो और चाहे टाइड हो और चाहे कुछ भी हो, वो निरमा ही या सरफ हो गया। ये दो ही नाम निकलते हैं, तो निरमा या फिर सरफ एक्सल का अधिक यूज होता है, इसका जो सरफ ये शब्द निकलते हैं। तो नरमा एक हाइल्डिंग वैरायटी है। नरमा वैसे कपास को बोलना गलत है, लेकिन ये ट्रेंड में आ गया अब। तो अब पूछे नरमा क्या है, तो नरमा कपास है। और पूछना वैसे गलत है, सही नहीं है। रिश्तेदार के बाद में नेक्स्ट, नकदी या व्यापारिक फसलें। वे फसलें जो औद्योगिक क्षेत्र में अधिक उपयोगी, या वे फसलें जिनकी औद्योगिक क्षेत्र में अधिक मांग होती है, एक ही मीनिंग है। वे फसलें जो औद्योगिक क्षेत्र में अधिक उपयोगी हैं, उन्हें नकदी या व्यापारिक फसलें कहा जाता है। Those crops which are more useful in industrial sector। वे फसलें जो औद्योगिक क्षेत्र में अधिक उपयोगी हैं, औद्योगिक क्षेत्र में अधिक मांग होती है। And those crops which are most demanding in industrial sector, या which are more useful in industrial sector, are known as cash crops और trade crops। क्यों? क्योंकि किसान इनको जब भी बेचने जाता है तुरंत बढ़िया खरीद लेते हैं, क्योंकि उसको पता है कि उसके यहाँ पे भी रुकने वाली नहीं है। और इसमें एक तो अनाज को शामिल नहीं करना है किसी को, एक दाल को शामिल नहीं करना है, क्योंकि किसान की प्राथमिकता ये होती है, चाहे कैसा भी किसान हो, लेकिन उसके उस एरिया में अनाज होना चाहिए। तो अनाज अगर किसान के खेत में होता है, उस एरिया में होता है, तो किसान जरूर अपने खेत का एक हिस्सा अनाज के लिए रखता है। बाकी जिसे आमदनी प्राप्त करनी होती है वो फसल वो दूसरे हिस्से में बोएगा। और अनाज वाले पार्ट में किसान इतना अनाज बोता है जितना कम से कम 2 या 3 परिवारों का काम चल जाए। यानी वो सिर्फ अपना नहीं, कुछ रिश्तेदारों का भी सोचता है कि भाई किसी का फोन आ गया कि 2 बोरी चाहिए, 5 बोरी चाहिए, तो अपन 10-15 एक्स्ट्रा बोते हैं। और कई बार अपने गाँव में अपन फोन भी करते हैं जो शहर में रहते हैं कि भाई हमारी भी 5 बोरी देखना। और फिर जैसे ही वो उत्पादन करते हैं, तो अचानक अपना फोन वापस जाता है कि भाई हमने तो ले लिया, हमारी जो बोई थी वो बेच देना। तो किसान जिस फसल की सबसे अधिक बिक्री करके आता है वो होता है अनाज। क्यों? क्योंकि अनाज सबसे पहले किसान अपने बारे में, खुद के बारे में अधिक सोचता है, अनाज के बारे में। तो सबसे ज्यादा जो फसल अपने उत्पादित होती है वो फसलें कौन सी होती हैं? अनाज। तो अपने यहाँ से देश से जो सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है वो फूड ग्रेन्स होते हैं। अपने यहाँ अनाज या खाद्यान्न का निर्यात हम अधिक करते हैं। तो क्यों? क्योंकि हमारे किसान की प्रकृति वो है कि वो अनाज अधिक बोता है। जिन फसलों से हमें आमदनी ज्यादा प्राप्त होती है वो हम कम बोते हैं। वो सिर्फ वो किसान अधिक बोते हैं जिनके नजदीक इंडस्ट्रियल एरियाज हों। जैसे आप देखो, कॉटन या कपास या कपड़े का काम काफी ज्यादा होता है पंजाब वगैरह, लुधियाना, अमृतसर। तो अपने गंगानगर, हनुमानगढ़, पंजाब, हरियाणा, लगभग किसान है वहाँ के ज्यादातर कॉटन बोते हैं, कैश क्रॉप्स। क्योंकि उनको पता है गेहूं तो खरीद लाएंगे, तो गेहूं नहीं बोया तो भी कोई बात नहीं, पड़ोसी ने गेहूं ही बो रखा है, उससे ले लेंगे। तो ज्यादातर किसान उसमें किसकी सोच रहे होते हैं? कैश क्रॉप्स। और वो कैश क्रॉप्स जैसे ही मंडी में लेके जाए, जैसे कपास के 100 गट्ठे लेके गया, कपास को बोरियों में काउंट नहीं करते, गट्ठे में काउंट करते हैं, तो गांठ में काउंट किया जाता है। तो इसमें कपास की जो गांठें जो होती हैं उसमें एक गांठ का वजन होता है 170 kg, जबकि बाकी अनाज को बोरियों में देखते हैं अपन, जिसमें बोरी का एक बोरी का वजन जनरली अपन 1 क्विंटल यानी 100 किलो मानते हैं। तो कपास के जो गट्ठे लेकर जाते हैं, अब वो चाहे 1000 गट्ठे लेके चले जाओ,
कपास एक बढ़िया के पास से वापस नहीं लौटेगा, क्योंकि बढ़िया तुरंत रखवा लेगा, किसान को कहेगा 1 घंटे रुको, पैसा या पेमेंट आ रहा है, कहीं से मंगवा के दे, आपको पैसा तुरंत देगा। भाई उसको पता है कि अगर उसने नहीं दिया तो कोई और दे देगा पैसा। तो वो फसलें जिसमें किसान को नकदी के लिए रुकना नहीं पड़ता, तुरंत मिल जाता है पैसा। और उसी की जगह 1,000 बोरी बाजरे की लेके जाओ, मंडी में कोई नहीं पूछे, सब किसान ये कहीं नहीं, जगह नहीं, आप किसी और को दे दो। और किसी ने रखवा भी लिया तो उसके आफत ये है कि वो एक्सपोर्ट या निर्यात कहाँ करे, क्योंकि डिमांड इतनी नहीं है। तो मीनिंग है कि वो फसलें तुरंत निर्यात नहीं होंगी। कपास तो रुकवाया अभी, शाम तक सप्लाई हो जाएगा वापस, तो इसका मीनिंग उसका पैसा व्यापारी को भी तुरंत मिलेगा। इस कारण वो फसलें जिनका पैसा तुरंत रोटेट होता रहता है, तुरंत ही नकदी मिलती रहती, तो वो फसलें वही होंगी जो इंडस्ट्रीज में ज़्यादा यूज हो रही हैं। इस कारण इनको नकदी या व्यापारिक फसलें कहते हैं, ये व्यापार के ज़्यादा काम में आते हैं। जबकि अनाज है तो अनाज तो लगभग बहुत ज़्यादा उत्पादित होता है, और किसान कम से कम अनाज की डिमांड ग्रामीण क्षेत्रों में कम रहती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो बोया है अपना खुद का। तो हमारे देश के लगभग 70% जनसंख्या गाँव में है, तो उनके अनाज की तो एक तो डिमांड नहीं है, एक दालें भी लगभग अपनी कर लेते हैं लोग। समस्या तिलहन फसल है, क्योंकि तिलहन जितनी चाहिए उतना उत्पादन नहीं है अपने यहाँ। अपने यहाँ कंट्री के अंदर तिलहन के अंदर अपन अफ्रीकन तेल को मंगाते हैं, पाम ऑयल को, और उस पाम ऑयल को एसेंशियल ऑयल के रूप में ऐड करते हैं। यानी अपने जितने भी तेल हैं उसमें पाम ऑयल मिक्स होता है। पाम ऑयल सस्ता होता है, 20, 30, 40 रुपए लीटर आता है। तो अपने प्योर सरसों का नहीं मिले 200 रुपये लीटर, तो उसमें पाम ऑयल मिक्स किया जाता है लगभग 10 to 20%, जिसमें अपने स्वास्थ्य या हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा शायद 2025 या 26 उसकी डेडलाइन दी हुई है। 25 का है क्या, कि कोई भी कंपनी है वो पाम ऑयल को यूज़ नहीं करेगी, एसेंशियल ऑयल कोई भी कंपनी है 2025 के बाद। क्योंकि अभी तो तुरंत बंद कर देंगे आज रात्रि के 8 बजे बाद, तब तो समस्या है। भाई इतना सारा ऑयल है मार्केट में, कंपनियां हैं वो विरोध में बर्बाद हो जाएंगी कंपनियां रातों रात। तो उन्होंने एक डेडलाइन दी हुई है कि 25 के बाद में, या जो भी XYZ, यानी उस लाइन को, डेट को, ईयर को लिखे नहीं, या माइंड में नहीं छापें, वो हो सकता है 25 हो सकता है 26 हो, कि उस ईयर के बाद में कोई भी प्रोडक्शन एसेंशियल ऑयल के साथ तैयार नहीं करेगा। ऑयल जो भी तैयार करेगा 100% प्योर रखेगा। एसेंशियल ऑयल 100% पाम ऑयल है तो पाम ऑयल के नाम से बेचो आप। सरसों है तो 100% सरसों का ऑयल होना चाहिए, क्योंकि पाम ऑयल मिलने के बाद इंडिया के अंदर हार्ट पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इसके कारण हेल्थ मिनिस्ट्री ने डिसीजन लिया, क्योंकि आज विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ पेशेंट और सबसे ज़्यादा हार्ट पेशेंट किसके पास हैं? जनसंख्या ही हमारे पास है। सर नारियल की खोल से भी तो रेशे प्राप्त तैयार किए जाते हैं। होते हैं ना, चिड़ियाओं के घोंसले तैयार होते हैं, घास बनती है। नारियल अपनी मेन क्रॉप्स है क्या? चाय और कॉफी को मैंने लिखवाया मेन क्रॉप्स में अपनी? नहीं लिखवाया, अपनी क्रॉप से नहीं है वो। नारियल है मुख्यतः तटीय क्षेत्रों की, कोस्टल एरिया की, केरल की, तमिलनाडु की, उनका मेन प्लांट है। और बागवानी में काउंट होता है, क्रॉप्स नहीं होती, प्लांट होता है, पेड़ होता है, पौधा होता है। तो क्रॉप्स में और प्लांट में फर्क होता है। अब नकदी फसलों के एग्जाम्पल, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट नकदी फसलें जो इंडस्ट्रीज में काम में आती हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो कपास ही होता है, अपने कॉटन या कपास। इसके बाद में नकदी फसलों में दूसरी इंपॉर्टेंट अपने गन्ना, इसके बाद अपने गंवार की फसल, कोई भी तिलहन लिख दो चाहे, तिलहन सब चलेंगे इधर, क्योंकि तिलहन फसल की तेल की हमारी डिमांड रहती है ज़्यादा। भाई ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो अपने खेत की सरसों से तेल निकलवा के यूज करते हैं। बाकी अपने लगभग 99% लोग ऐसे हैं जो मार्केट से तेल ला के यूज करते हैं। ऐसे लोग जो अपनी खेत की सरसों का तेल निकलवा के यूज करते हैं बहुत कम है। इसका मीनिंग 10% के आसपास भी रेशो नहीं बैठेगा अगर देखेंगे तो। इसका मीनिंग ज़्यादातर हम इसमें मार्केट पे ही डिपेंड करते हैं। तो मार्केट पे डिपेंड करते हैं तो इसका मीनिंग है डिमांड अधिक है।
तो डिमांड अधिक है। आप आज मार्केट में जाके देखो, सरसों के अंदर आपको मोर देन 100 ब्रांड मिलेंगे आपको। हालांकि प्रसिद्ध कुछ एक हैं, जैसे इंजन मार्का, भरतपुर, नेताजी, जयपुर। राजस्थान से चावल की किस किस्म की फसल अधिक होती है? हमारे सबसे बेस्ट क्वालिटी का चावल होता है बासमती, जो सबसे ज्यादा निर्यात राजस्थान से होता है और ज्यादातर एक्सपोर्ट बाहर ही होता है। बासमती चावल राजस्थान में बूंदी की ओर सबसे ज्यादा होता है, बूंदी कोटा वाले एरियाज के अंदर। अब इसमें उपयोग के आधार पे लास्ट लिखिए पेय फसलें। 6 नंबर है ना? बेवरेज क्रॉप्स, वे फसलें। वे फसलें जो पेय, ब्रैकेट में लिख देना, पीने के रूप में उपयोगी हों। Those crops which are useful as drinking, यानी पीने या पेय के रूप में उपयोगी। Those crops which are useful as drinking are called या are known as beverage crops। वे फसलें जो पेय या पीने के रूप में उपयोगी, फॉर एग्जाम्पल जैसे, तो पेय के रूप में कुछ एक तो जो हमारे नहीं है उनके नाम भी, क्योंकि इसमें बाउंड नहीं किया जाता कि राजस्थान में उत्पादित होने वाली, और राजस्थान में उत्पादित होने वाली में अगर क्रॉप्स आ जाएं तो चाय नहीं आएगी राजस्थान में, फिर कॉफी भी नहीं होगी, कॉफी जिसको कहवा भी कहा जाता है। कॉफी तो क्या इंग्लिश शब्द होता है, हिंदी शब्द कहवा होता है उसको। इसमें कॉफी, चाय यानी टी क्रॉप्स, तंबाकू पेय में काउंट की जाती है। तंबाकू वैसे ड्रिंकिंग वाले रूप में नहीं आएगी, स्मोकिंग वाले रूप में आएगी। वहाँ पीने का मीनिंग वो है, यानी बीड़ी पीना, हुक्का पीना, सिगरेट पीना, चिलम पीना, उसके अंदर काउंट होगी। और पेय में गन्ना, गन्ने का भी रस पीने के रूप में, ये ड्रिंकिंग के रूप में है। तो मुख्यतः पेय फसलों के एग्जाम्पल है। हाँ, कैश क्रॉप्स में डिमांडिंग क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स में आपको दो नहीं लेनी, एक तो अनाज नहीं लेने और एक दालें नहीं लेनी। बाकी कैश क्रॉप्स में जैसे कई बार एग्जाम में रहता है कि चारों फसलें कैश क्रॉप्स होती है, जैसे सरसों है, डिमांडिंग होती है ये भी ऑयल इंडस्ट्रीज के लिए। जैसे गंवार फसल ड्रग्स या मेडिसिनल इंडस्ट्रीज के लिए डिमांडिंग होती है। जूट डिमांडिंग होता है, कपास डिमांडिंग होता है। अब एग्जामिनर पूछता है कि भारत की या राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? इसका मीनिंग सब नकदी है ये। प्रमुख नकदी फसल मेन कैश क्रॉप्स कौन सी है? मेन कपास। नकदी वाली में लिखा था क्या मेन कैश क्रॉप्स? नहीं लिखा तो कपास के आगे लिख देना मेन कैश क्रॉप्स, मुख्य नकदी फसल। जो कपास एग्जाम्पल लिखा ना उसके आगे लिख दो, या स्पेस हो तो नोट में लिख दो, भारतीय राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल कपास। मेन कैश क्रॉप या ट्रेड क्रॉप्स ऑफ इंडिया और राजस्थान इज कॉटन। भारतीय राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल, भारतीय राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल कपास। तो कुछ एक में ये पूछे जा सकते हैं, जैसे प्रमुख अनाज, प्रमुख दाल, प्रमुख नकदी फसल, राजस्थान की प्रमुख तिलहन फसल, ये 3-4 ऑप्शन में पूछे जा सकते हैं। तो ये अपना
वर्गीकरण वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। कल स्टार्ट करेंगे अपन मौसम के आधार पे, भौगोलिक दशाओं के आधार पे फसलें।